असले के गाने कौन पसंद करता है? ये आजकल असले के गानों पे बहुत कंट्रोवर्सी है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो गाने सुन के गैंगस्टर बनाओ, जो पिक्चर के गैंगस्टर बनाओ। तो आप बेसिकली अनिरुद्धाचार्य जिनकी रीलें बहुत चलती है, उनको टीआरपी वाले संत मानते हो आप? मैं बहुतों को सर, मैं आपको मैंने क्या बोला, आई स्वेयर अपॉन गॉड, मुझे उनका नाम भी नहीं पता। आप बिलीव करते हो एस्ट्रोलॉजी में? सर मैं नहीं करता, पहले करता था, अब नहीं करता। क्या पहले गाने नहीं बनते थे क्या? मैं पहले की छोड़ो सर, मैं ये कह रहा हूँ आज पहले की क्यों छोड़ो? अच्छा नहीं, अच्छा एक मिनट, आज मैं अगर बात करता हूँ, तो पॉडकास्ट ये खत्म कर दो। चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद पीएनबी किचन मेट प्राइम एंड बेस्ट। तो आज फिर दिल किया कि कुछ दिल की बात हो जाए, और जब दिल की बात होनी हो तो क्यों ना एक चाय हो जाए। जी हाँ, चाय हो साथ में, और ख़ास मेहमान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी दिल की बात करनी होती है तो हम चाय का बहाना ढूंढ ही लेते हैं, और चाय होने के साथ साथ अगर बेहतरीन मेहमान हो जिनके दिल की बातें आपके और हमारे दिल को छू जाए तो क्या बात है। जी हाँ, तो आज फिर एक मेहमान के साथ कुछ चाय, कुछ दिल की बातें, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपकी ज़िंदगी को छू जाए, और कुछ ऐसी अनकही बातें जो शायद आपकी हमारी ज़िंदगी के बहुत से मायने बदल दें। आज ऐसे फील्ड के अंदर हम बात करेंगे जिसमें कहते हैं ना कि आज हर आदमी जो संगीत का शौकीन है वो कहीं ना कहीं इनका नाम ज़रूर जानता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके नाम से अछूता हो। जी हाँ, लेकिन नाम बताने से पहले और इंट्रोड्यूस करने से पहले दो तीन गाने, उनकी जो लाइनें जो बहुत फेमस रहे, मुझे लगता है कि मैं शायद नाम ले लूँ तो शायद आप जज भी कर लें। सबसे पहला एक सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था उनका, साड़ी वाली गर्ल। साड़ी वाली गर्ल की अगर हम बात करते हैं तो एक छवि आती है माइंड में कि एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन साड़ी पहन के बहुत खूबसूरत से अटायर में आएगी, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट था एक साड़ी वाली गर्ल में, एंड इट वेंट द ब्लॉकबस्टर, वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर सॉन्ग ऑफ दैट टाइम। उसके बाद बहुत सॉन्ग आए जो चार्ट बस्टर्स रहे। अभी हाल ही में दो सॉन्ग्स ऐसे आए जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स किए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर और सोशल मीडिया पे लगातार कई हफ्तों तक वो टॉप रैंक पे रहे। हम बात करते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो रैपर की, अगर हम बात करें, रैप स्टार की बात करें, तो हनी सिंह से बड़ा नाम हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उनके साथ उनकी एक एल्बम आई शीशे वाली चुन्नी, और शीशे वाली चुन्नी ने क्या गजब के रिकॉर्ड्स बनाए। हर जगह पर आपको शीशे वाली चुन्नी सुनने को मिला होगा, गाड़ियों में, क्लब्स में, मॉल्स में या पार्टीज में, कहीं पर भी जाएं, एवरीबडी यू कैन हियर आउट एंड ग्रूविंग ऑन दिस सॉन्ग शीशे वाली चुन्नी। शीशे वाली चुन्नी के बाद हरियाणा का एक लड़का, एक बेहतरीन सिंगर, एक ऐसा सिंगर जिसने हरियाणा में सिंगिंग के कई नए आयाम स्थापित किए, उनके साथ एक गजब की एल्बम आई इस बंदे की, घोड़े 3। नाम सुनने से ऐसा लगता है ना कि 3 घोड़े भाग रहे होंगे, घोड़े 3, बट गजब का नंबर था। और हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत में और पूरे देश में इस नंबर ने चार्ट बस्टर रिकॉर्ड किया। वी वुड प्राउडली लाइक टू वेलकम वन एंड ओनली, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा सिंगर जो एक बिजनेस फैमिली से आता है। बिजनेस फैमिली से आने के बाद भी उन्होंने रीडिफाइन किया म्यूजिक इंडस्ट्री को। और सबसे खास बात, आपने जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, बॉडी की बात करें, फिजिकल फिजिक की बात करें, तो नाम आता है कि बहुत समय समय पर एरा में इंडियन बॉलीवुड में एक्टर्स रहे जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को, गुड फिजिक को मैंडेटरी किया, या बहुत सारे एक्टर्स ने उनको देख के अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। 90s के एरा की बात करें तो सुनील शेट्टी और सलमान खान, ये दो ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने अपनी फिजिक के साथ बॉलीवुड के अंदर कदम रखा, और धीरे धीरे आने वाले अपकमिंग एक्टर्स के लिए, अपने अपकमिंग जितने भी लोग थे उनके लिए एक बेंचमार्क बन गया कि आपके लिए गुड फिजिक होना इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दी बॉलीवुड इंडस्ट्री। लेकिन सिंगिंग के अंदर अगर हम बात करें तो ये अपवाद रहा, लेकिन सिंगिंग के अंदर भी इन्होंने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया। अगर आप इनको फिजिक करेंगे, ही इज़ अ जिम फ्रीक, वेट लिफ्टिंग और सुपर फिट एथलीट। और अगर आप इनको देखेंगे सिंगिंग के फर्टर्निटी में आज भी, सो ही इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट। प्राउडली वी वुड लाइक टू, बहुत दिल से स्वागत, और चाय की चुस्कियों के साथ बहुत सारी दिल की बातें, वी वुड लाइक टू वेलकम गिरी कमन इन द हाउस। थैंक यू गिरी भाई, चीयर्स। पहले तो चीयर्स, चाय के साथ दिल की बात, बिल्कुल गिरी भाई। और बड़ा अच्छा लग रहा है गिरी भाई को देख के, एज एवर यंग, चार्मिंग, स्मार्ट, है ना। और बाल सफेद आ गए, बाकी वो तो ठीक है ना, वो तो विराट कोहली के भी आगे, पिक्चर देखी ना। नहीं सर, किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बात कही है, समझदार व्यक्ति ने, जब आपके बाल सफेद आने शुरू हो जाते हैं ना, दाढ़ी के, छाती के या सर के तो रहे नहीं, तो आपकी बात में वजन आता है। वजन आता है, तो अब वजन आना शुरू हो गया। वजन आना शुरू हो गया। मुझे उस आपकी वजन की बात से आ गया। अभी अब उस दिन एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे कि विराट कोहली की 1 महीना पहले की, और जब वो मुझे लगता है लंदन में विंबलडन का फाइनल देख रहे थे,
तो उन्होंने पूरे शेव्ड बियर्ड थी, और 1 महीने बाद उनकी लंदन की ही कोई पिक्चर जिसमें वाइट बियर्ड वाइट थी, बियर्ड। तो बड़ी पिक्चर बड़ी वायरल हुई, और फिर वो रोहित शर्मा के साथ भी कुछ पिक्चर्स आने लगी कि रोहित शर्मा के कम बियर्ड है। बट मुझे आपकी बात से एक बड़ी गजब की बात याद आई कि एक हद कर दी आपने मूवी आई थी गोविंदा और सतीश कौशिक साहब की, तो सतीश कौशिक साहब बार बार उसमें हालांकि इससे कोरिलेट कर रहा हूँ, वो बार बार बोलते हैं कि यार मेरा वेट ज़्यादा तो मेरी बात का वेट भी ज़्यादा, मेरी बात का वेट भी ज़्यादा होगा। तो वो बात से मुझे आपकी वेट से याद आया कि बात सही है। कहते हैं कि वो एक बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि भाई साहब मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, लेकिन अगर किसी के बियर्ड के बाल भी सफ़ेद हो तो धूप में नहीं किए हुए। एक्सपीरियंस है भाई साहब, जिंदगी का फलसफा लिया हुआ है, जिंदगी सिखाती है बहुत, ज़िंदगी सिखाती है। तो कबीर सबसे पहले दिल की बात करते हैं, मतलब आज पहला चीज़ जो जहन में आती है, दिमाग में आती है कि आज सिंगिंग इंडस्ट्री की बात करें, आप इतने लगभग 2 डेकेड्स का टाइम होने वाला है, आप सिंगिंग इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर है, कितना समय बदला है, क्या चेंजेस लगते हैं सिंगिंग इंडस्ट्री के अंदर, ओवरऑल सिनेरियो में क्या चेंजेस लगते हैं? समय बहुत बदल गया है। पहले का टाइम जो आर्टिस्ट के लिए था बहुत मुश्किल भरा था, उसमें आप क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है आज की डेट में, इंस्टाग्राम, आपका बहुत चीज़ें आ गई हैं, स्पॉटिफाई है, म्यूजिक है, सुनो है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। पहले सब चीज़ें नहीं थी, और थी भी तो मतलब बहुत ही एक बैक एंड पे थी, लोगों को नहीं पता, लिमिटेड यूसेज था, लिमिटेड मतलब एक बड़े सीमित लोगों के पास ये था कि उसको यूज़ कैसे करना फैक्टर था। बट अब क्या है कि अब ये सब चीज़ें बहुत फ्रेंडली यूजेबल हो गई हैं, इसके बिना गति नहीं है, इसके बिना लाइफ नहीं है लोगों की। सो बहुत इंडस्ट्री वाइड हो गई है, लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया अपना टैलेंट दिखाना और अपना सब कुछ बताना बहुत ईजी हो गया। लेकिन आपको गिरीश भाई ये नहीं लगता कि मतलब ईजी तो लाइफ हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता है, और टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ साथ मतलब जब आप कोई ऐसा काम करते हो कि जिसकी रीच पहले 10,000 लोगों तक थी, आज अगर आप काम करोगे तो हो सकता है वो 10 लाख लोगों तक हो या 1 करोड़ लोगों तक हो। सो ऑब्वियसली दैट गिव्स द एडेड माइलेज टू एनी ऑफ द आर्टिस्ट। बट आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आज के टाइम में जो उस टाइम पे था जब आपने इनिशियली शुरुआत की, आज कहीं ना कहीं सॉन्ग्स के अंदर, म्यूजिक के अंदर भी, पहले कहते हैं फिलहाल उसके अंदर अश्लीलता एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं चलेगी? आज अगर आप सोशल मीडिया बात करें, आप इंस्टाग्राम खोल लें तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मैक्सिमम लोग जो हैं डांस करते हुए वो करेंगे तो रिवीलिंग कपड़ों में और अजीबोगरीब एक्शंस करते दिखेंगे। तो डोंट यू फील दैट दिस इज द सैड पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो? नहीं, इसमें 2 चीज़ें देखिए, आप अगर आप गाने की बात करेंगे कि अश्लीलता बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। अश्लीलता बहुत पहले से है, बहुत पुराने गाने हैं, नजर की बात है, नहीं तो पहले से, हाँ पहले से गाने चलते आ रहे हैं। वो अब इसलिए जाहिर हो गए क्योंकि अब अश्लीलता ज़्यादा इसलिए लगनी शुरू होगी गानों के अंदर, डबल मीनिंग गाने इसलिए लोगों को लगने शुरू हो क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। आप पूरा दिन फ़ोन पे रहते हैं, रीलें देखते रहते हैं, तो सोशल मीडिया ये थोड़ी कहता है कि डबल मीनिंग सुनो। नहीं सुनो आप, पहले भी थे, आज भी हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। और डबल मीनिंग गाने कोई इतने बुरे गाने भी नहीं है। हाँ पहले भी चीज़ें होती थी, आज भी चीज़ें होती हैं। अब दूसरा पार्ट आप आइए, आप जो कह रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर डांस करते हैं, छोटे कपड़े तक सही है, कोई बुरा नहीं है। पर आप जो अश्लीलता वाले आजकल रील्स बन रही है, स्टेप्स देखिए ना, मतलब आप अगर फैमिली के साथ बैठे हैं गिरीश भाई, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं देख सकते आप देख नहीं सकते। आपके बच्चे अगर आपके साथ बैठे हैं तो यू हैव टू ईदर यू हैव टू स्वाइप दैट वीडियो, और या आप मतलब आप फोन साइड पे रख दोगे, आप देख ही नहीं सकते। वो चीज़ खराब हो गई है। हाँ। सोशल मीडिया देखिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का लोग यूज़ भी कर रहे हैं और उसका मिस यूज़ भी हो रहा है। वायरल होने के लिए गंदगी लोग फैला रहे हैं, अश्लीलता वाली वीडियोस बना रहे हैं, उसको आप अश्लीलता कह सकते हो। पर आप गानों को बोलो कि अश्लील वाले गाने बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो डबल मीनिंग गाने होते हैं, वो पहले से चलते आ रहे हैं। और डबल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं, लोग सुनते हैं और लोगों को पता है। बट सोशल मीडिया पे अब जो ये चीज़, ये चलन चल गया है, रील्स का, गंदगी वाली रील्स हो गई हैं, अश्लीलता वाली रील्स हो गई हैं, गाली गलौच वाली रील्स हो गई हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज को खराब कर रही है। अगर आपको लगता है कि जैसे अगर हम बात करें लव की, सेक्स की, इन चीज़ों का जो यूसेज है, चाहे वो आप लगा लीजिए लिरिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, और मतलब वीडियोस की तो चलो मैं बात नहीं करता, बिकॉज एज अ सिंगर में अगर आपसे बात करूँ, एज अ म्यूजिशियन आपसे बात करूँ, सो द लिरिसिस्ट ऑल्सो, आई थिंक मुझे लगता है वो भी सर यार लोग सुनना ही साला चाहते हैं, लोग सुनना ही सेक्स के गाने चाहते हैं, लव की बात सुनना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, लिखने वाला जो भी राइटर है ना, वो कभी भी ये पहले तो ऊपर एक आमद होती है कि जो लिखता है, पर वो लिखता वो ये जो उसके आसपास चल रहा है, टॉपिक तो वही उठता है ना। अब कोई अगर लड़की पे गाना सुनना चाह रहा है, आशिकी पे गाना सुनना चाह रहा है, शराब पे गाना सुनना चाह रहा है, उसको वो लिख के देना है पब्लिक को, लोग सुनना पसंद भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई मेरे ख्याल से कुछ खराब चीज़ नहीं है। लेकिन अगर देखिए जब गाना लिखा जाता है तो सिंगर भी गाना गा, तो सिंगर भी तो बोल सकता है कि भैया तुम गाना इसको साफ सुथरा लिखो, जरूरी थोड़ी है कि आप अगर आप लव सेक्स और इस चीज़ की बात नहीं करोगे तो गाना नहीं चलेगा। साफ सुथरे की आपकी परिभाषा, ऐसा कौन सा गाना आपके दिमाग में आ रहा है जो आप कह रहे हो कि ये गलत गाना है? नहीं, मतलब मैं अपनी परिभाषा में मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर आज के टाइम में जितने गाने ये चल रहे हैं,
पेपी नंबर जो भी चलते हैं, देखो इसको मैं ऐसे सर डिफाइन, मैं तो बता रहा हूँ, ये तो पहले से चलते आ रहे हैं, ये तो 75-80 से चलते आ रहे हैं ऐसे। मैं अब किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात, अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक आधा कोई गाना बता दीजिए कि ये गाना भी तो वल्गर था उस बहुत time सारे गाने हैं। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आऊं गोरी मैं तोरे घर माँ। अब वो में। लोग उसको अंगने तक ही रखते थे। मतलब तो वही है ना। आप मतलब क्या है कि मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, क्यों मिलने आ रहा हूँ, कोई मैं डिनर तो करना नहीं, लंच तो करना नहीं है। अब अंगना, अब घर में माँ बाप नहीं है लंच करा दें तो तो, अब घर में माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कुछ तो, अब मतलब गाने का मतलब क्या है बेसिकली। अगर आप डबल मीनिंग की बात करें तो दिमाग तो वही जाता है ना। ऐसे लेकिन बहुत अच्छा, सारे आपने एक बात कही, उस टाइम तो लिरिसिस्ट के माइंड में ऐसा माहौल भी नहीं था, वो तब भी आज से इतने साल ऐसा नहीं था। एडवांस ऐसा नहीं था। देखिए एडवांस सोचती। हम जो आज हम जितने भी हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, और जो पुराने लोग थे हमसे जो ये गाने बनाते थे, प्यार मोहब्बत इश्क तो सबके अंदर है ना। हर कोई प्यार मोहब्बत करना चाहता है, हर कोई सेक्स करना चाहता है, हर कोई शराब पीना चाहता है, हर कोई असले वाले गाने सुनना चाहता है, हर कोई मतलब ये चीज़ें तो पहले से चलती आ रही है ना। तो इसमें कोई आज नयापन नहीं आया, ये चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं। बहुत सारे गाने हैं। आपने एक बात की गिरी भाई, मैं आपकी बात से सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने बात की कि लोग प्यार के गाने सुनना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है, यूनिवर्सल फीलिंग है और सारी जिंदगी रहने वाली अब फीलिंग। दो चीज़ें इसमें भी, अब प्यार लोगों के लिए, कई लोगों के लिए प्यार सेक्स है, कई लोगों के लिए प्यार प्यार है। लेकिन लिखने वाला और गाने वाला डिफाइन कैसे अब वो लोगों की डेफिनेशन है। हाँ, ओके। मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत नहीं है। अब जो चीज़ें चलती आ रही है वो आपने चीज़ें आज बात भी बोली बन कि रही हैं। लोग असले गाना भी सुनने, असले के गाने कौन पसंद करता है? ये आजकल असले के गानों पे बहुत कंट्रोवर्सी है। आपने हाल ही में एक एल्बम भी करी, घोड़े 3 आपकी एल्बम आई थी मासूम शर्मा के साथ, बड़ी कंट्रोवर्सी रही। सरकार ने यूट्यूब से उनके गाने बैन भी कर दिए गए और फिर उन्होंने जाके बार बार स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन भी दी कि मेरे खिलाफ तो राजनीति हो रही है जी। बट क्या आप मानते हैं, एज ए सिंगर आप मानते हो भैया असला एक ऐसी चीज़ है, अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन आप गानों में यूज़ कर रहे हो, आप एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात करो, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो आज को यूथ को कि गाने वाने ये हाथ में पिस्तौलें लेके गाना गाना या स्वैग करना ये बड़ी स्टाइलिश है? एक ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जो गाना सुन के गैंगस्टर बनाओ। बॉलीवुड में कितनी पिक्चरें बनती आ रही हैं, सब लड़ाई झगड़े, असले, रेप, ये सब बनती आ रही हैं। साउथ की मूवीज देख लो आप, सारी। लेकिन अगर वो ये काम करेंगे इसमें तो गलत, इसमें नहीं, इसमें गलत, मेरे ख्याल से इसमें गलत कुछ नहीं है। इसमें क्या गलत है? दिस एक्चुअली क्या है कि हमारे समाज में ना कुछ वॉनबी पीपल हैं जो चीज़ों को बड़ा चढ़ा के उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। कोई ऐसी इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी सोच की बात है सिर्फ। तो मतलब गिरीक भाई इस बात को गलत नहीं मानते कि अगर बंदूक के ऊपर, असले के ऊपर गाने पहले से बनते आ रहे, मैंने आपको बोला तो ये आज कौन से नया, पहले ऐसा कौन सा नया काम हो गया? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पहले बनते आ रहे, कोई आज टाइम होगा ना, देखो क्या होता है कि किसी चीज़ एक समय के बाद ऐसा लगता है जब आप वैल्यूएट करते हो कि इसका नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आज सोशल मीडिया, मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया के ऊपर कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जो सोशल मीडिया पे कवरेज करने वाले यूट्यूबर्स भी थे, उन्होंने शायद ये मैं सरकार के हिसाब से कह रहा हूं कि उन्होंने एक लाइन या लीक से आगे जाके उसकी कवरेज करने के लिए जो कि नकारात्मकता दिशा में ले गई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया तो इतने साल से चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा, बट यू हैव टू ड्रॉ लाइन, यू हैव टू ड्रॉ लाइन। तो अगर हम बात करें बंदूक की और उसकी बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये लगने कि उसका नकारात्मक प्रभाव आज ज़्यादा आने लगा है, सो उसको चेक करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो फिर हर चीज़ बंद कर दो ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें समाज से आप हटाना चाहते हो ना कि ये गाने, ये सर 90% यूट्यूब खाली हो जाएगा। तो सर मतलब 90% यूट्यूब खाली हो जाएगा, आप किस को रोक लोगे? और मुझे कोई ऐसा, मैंने आपको सबसे पहले लाइन बोली, मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो गाने सुन के गैंगस्टर बनाओ, जो पिक्चर देख के गैंगस्टर बनाओ। नहीं, वो तो ब्यूरो पुलिस के पास होगा कि जिसने स्वैग किया। हो नहीं सकता ना ऐसे। गैंगस्टर कभी गाने देख के गैंगस्टर नहीं बनता। गैंगस्टर अपने अभाव, जो उसके साथ कोई परिस्थितियां होती हैं, देखो दो तरह के लोग होते हैं, जो कि पैदा ही इसलिए होते हैं कि मैं हूँ। एक होते हैं कि किसी के साथ प्रॉब्लम हो गई, किसी की माँ को मार दिया, किसी के पिताजी को मार दिया, सर्कमस्टेंस हो गया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उसको वो स्टेप उठाना पड़ा। गाने से कौन गैंगस्टर बनता है? आप बने क्या? आप गाने नहीं सुनते? मैं सुनता ही नहीं कभी तो सुने होंगे। मैं असली वाले गाने सुनता ही नहीं। कभी तो सुने होंगे। पिक्चर देखी आपने? बहुत पिक्चरें देखी। पिक्चर देखिए, साउथ की मूवी देखिए, बॉलीवुड की मूवी देखिए, सारी एक्शन मूवीज है। ऐसा कौन सा आपने गंदा काम कर दिया कि आपको मैं अच्छा, मैं आपकी बात से भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। मैं इस बात को ऐसे करता हूँ गिरीक भाई, मान लो आप एक चीज़ को देख रहे हो, वो आपके माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है, मेरे माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। तो मेरे माइंड पे अगर नकारात्मक प्रभाव दे रही है, बहुत सारी हमने बचपन से पिक्चरें देखते हैं जिसमें विलेन, मार धाड़, खून खराबा सब देखा,
सारी दुनिया देखती आ रही है, पूरा समाज देखता रहा है, गलत तो नहीं बने, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो उनको उस चीज को देखकर प्रभावित हो जाते हैं कि अच्छा यार ऐसे किया जा सकता है। गुस्सा हुआ, दो लोगों में झगड़ा हुआ तो उसने उसको मार दिया, तो बड़ी दिलेरी वाली बात कर दी। कोई किसी से प्रभावित नहीं होता इन चीज़ों को देख के। ऐसे तो कितने सारे ऐसे रिलीजियस पिक्चरें बनती हैं, वो गाने बनते हैं, उसको देख के कौन से लोग भक्ति शुरू कर देते हैं। जिसके अंदर भक्ति होगी वो बिना गाने सुने, बिना ऐसी रिलीजियस मूवी देखे भी भक्ति कर लेगा। दिनों दिन संत बढ़ते जा रहे हैं देश में। वो वाले जो संत है वो तो पैसा कमाने का जरिया बढ़ते जा रहे हैं, वो पैसा कमाने का जरिया है। मैं उन संतों को संत नहीं मानता। मैं तो ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि आज मतलब ये संतों को आप नहीं मानते, ये सारा पैसा कमाने का सर, जरिया। मैं बहुत सारे ऐसे संत हैं जो सिर्फ टीआरपी, जो सिर्फ जिनका सिर्फ पैसा कमाने का मोटिव है। मैं सिर्फ भगवान को मानता हूँ, मैं भोले बाबा को मानता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपको भगवान की पूजा करनी है, अगर आपको ईश्वर से लगन लगानी है, तो आप पूजा पाठ करो, आप मंदिर जाओ, बजाय किसी संत के पास जाके आप संत का आप प्रवचन सुनो। संत और अगर ऐसे सही कितने मार्ग सारे दिखाता तो गलत क्या है? नहीं, तो आप बताओ ना फिर, इतने सारे संत हैं, आसाराम बापू जी हो गए, वो क्यों अंदर है? नहीं, लेकिन वो तो राम एक देव जी अपवाद क्यों है ना, अंदर है? बहुत सारे अच्छे संत भी हैं देश में। तो अच्छे संत हो, मैंने तो आपको मना नहीं कि अच्छे संत नहीं है। मैं तो आपको बोला मैं नहीं मानता। मैं भगवान नहीं, से आपने एक बात बोली थी ना कि जो संत है ये पैसे कमाने के लिए संत बने हैं। बहुत सारे संत टीआरपी हैं के संत बने। अच्छा, और कौन बहुत सारे संत हैं। ये तो वो संत हो गए जो जेल जाके आ गए, जो बहुत अपने सारे नाम संत लिए। हैं। और अभी टीआरपी के संत कौन से हैं आज के टाइम? बहुत सारे चल रहे हैं आजकल, बहुत सारे संत चल रहे हैं। एक वो संत चल रहे हैं, मुझे पता नहीं, वो लंबे से बाल वाले आते हैं, एक संत है वो अनिरुद्धाचार्य जी, आपको पता नहीं, वृंदावन वाले। मुझे नहीं मुझे नाम नहीं पता उनका। वो उनके आप इंस्टाग्राम रीलें चलती रहती हैं। अब आपका पति कितना पीता है, आप कितना पीते हैं, अजीब सी बातें करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहे हैं आप? मुझे सर नाम नहीं पता कौन है। मैं तो हंसता हूँ देख के कि यार मतलब इनको भी लोग सुनने जाते हैं। भगवान की आस्था, भगवान पे अगर बड़े फेमस है आजकल। भगवान सर फेमस होंगे। देखिए ऐसा होता है, आजकल हर चैनल वाला उनको बुला के डिबेट कर रहा है। उन्होंने महिलाओं के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी जो बहुत कंट्रोवर्शियल, महिलाओं ने उनको घेर लिया। उन्होंने बोला था कि आज के टाइम आपने खुद ही जवाब दे दिया। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि महिलाओं ने उनसे, आपने खुद ही जवाब दे दिया अपनी बात का। हाँ। मैं तो आपने मेरे सवाल पूछे, जवाब खुद दे दिया आपने। तो सर मेरा मानना ये है, अगर आप ईश्वर को मानते हो तो आपको किसी भी मीडियोकर की जरूरत नहीं है। वो तो सीधा कनेक्ट कर लो आप। गणेश जी देखो, ये बैठे हुए हैं आपके। मुझे अगर ईश्वर से प्रार्थना करनी है तो मैं यहाँ प्रार्थना कर लूंगा, मंदिर चले जाऊंगा, मैं अपने घर में पूजा कर लूंगा, मैं पाठ कर लूंगा, बट मुझे मीडियोकर नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मैं दीपक तो जी आप के पास बेसिकली जाऊं। अनिरुद्धाचार्य जिनकी रीलें बहुत चलती है उनको टीआरपी वाले संत मानते हो आप? मैं बहुतों को सर, मैं आपको मैंने क्या बोला, ईश्वर अपॉन गॉड, मुझे उनका नाम भी नहीं पता। नाम भी आपने बताया। नहीं, मैं तो आपने क्योंकि ऐसे बताया ना कि बहुत ऐसे सारे- अक्सर उन्हीं के इस तरह ऐसे के बहुत सारे संत हैं जो प्रवचन देके पैसा कमाने का जरिया है। दुनिया पागल बन रही है, पागल बनाने वाला चाहिए। एज सिंपल एज दैट। तो इसी के ऊपर एक गाना बना दीजिए ना आप, इसी के ऊपर एक गाना बना दीजिए, लोगों को एजुकेट कर दीजिए ना कि भैया ये क्यों संतो अंतो। मुझे आप समझे नहीं, मैं बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधूं? मुझे क्या जरूरत है? लोगों को अपने आप धीरे धीरे समझ खुद ही आ जाता है। देखिए, दो तरह की चीजें होती है, या तो आदमी धोखा खा के सीखता है, या किसी को जो धोखा खा रहा हो तो उसको देख के सीखता है। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं धोखा खा के देखते मैं सीख चुका हूँ। अब लोग अपने आप धोखा खाएंगे, लोगों को धीरे धीरे पता लगेगा, अपने आप सीख जाएंगे। मुझे आप भी धोखा खा चुके हैं, आप कह रहे हैं ना सीख चुका हूं मैं। नहीं, मैं लोगों को देख के अच्छा, देख के लोगों को देख के जिन्होंने धोखे खाए उनको सीख चुका हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। और ना मैं रील्स में बिलीव करता हूँ। आजकल आप देखो ना कितने सारे, अब हमने संत की बात करी, चलो वो तो एक टॉपिक साइड में डाल दो, कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। अमावस्या है एक दिन, अच्छा 500 इंस्टाग्राम पे 500 आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे इंस्टाग्राम आप पे। बिलीव करते हो एस्ट्रोलॉजी में? सर मैं नहीं करता, पहले करता था, अब नहीं करता। क्योंकि एक दिन है, कोई शुभ दिन है, उस पर 500 लोग अलग अलग राय देते हैं। चावल डाल देना, कुत्ते को खिला देना, दीपक जला देना, लाइटें ऑफ कर देना, मछली को खिला देना, ये क्या क्या करे आदमी एक दिन। जैसे एग्जांपल अमावस्या है, कल बहुत शुभ दिन है अमावस्या का, कल के दिन आपने ये करना है, एक रील खत्म हुई, दूसरी। कल अमावस्या है, आपने ये करना है, तीसरी रील। कल अमावस्या, आपने को तीसरा एस्ट्रोलॉजर, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 200वां, 300वां, पागल कर देते हैं लोग यार। मतलब आप क्या क्या कर लोगे? एक मेरा दोस्त, नाम नहीं लूंगा, इंडस्ट्री गई है, मेरे से फोन में बात हो रही थी, कह रहा यार काम नहीं चल रहा, बड़ा दिक्कत हो रही है। मैंने कहा यार वो एस्ट्रोलॉजी मैंने कल रील देखी थी, वो ऐसे कर। कह रहा सारे कर चुका हूँ यार, कुछ भी नहीं हो रहा। कह रहा सब पागल बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि ईश्वर पे विश्वास रखा जाए, अपनी शिद्दत से काम करो, किसी के साथ गलत मत करो, धोखाधड़ी मत करो। ऊपर वाले ने जब आपको देना तब आपको देना है, समय से पहले आपको नहीं मिल सकता, यह हकीकत है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने जो बात की ना, मैं उसी बात में ऐड ऑन करूँगा। मेरे भी एक मित्र हैं, तो उनसे एस्ट्रोलॉजी की बात चल रही थी, तो उन्होंने कई काम कर लिए, शायद वो किसी भी कारण वो सफल नहीं हो गए। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से बात करी, तो उन्होंने कहा मैंने 25-30 एस्ट्रोलॉजर बदल चुका हूँ मैं। कहता अब तो मुझे ये लगने लगा कि, मतलब मैं उनके नाम कोट नहीं करूँगा, कहता अब तो मुझे ये लगने लगा कि भाई जितने उन्होंने उपाय बता दिए, जितने मैंने कर लिए, मुझे तो लग रहा है अब ये भी बता देंगे कि भैया तूने इस टाइम पे इतनी सांसें लेनी है, इस टाइम पे इतनी सांसें लेनी है, ज़्यादा ले ली तो तेरा काम नहीं चलेगा।
दूसरा मैं एक एस्ट्रोलॉजर में बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल छेड़ दिया एस्ट्रोलॉजर्स वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी जानना चाहता है। देखिए, प्रॉब्लम हर आदमी की ज़िंदगी में है। जो ज़्यादा कामयाब है उसको भी उपाय चाहिए, उसको लगता है कुछ बेहतरीन और अच्छा हो जाए। जो कम परेशान है उसको अपनी कम परेशानी को दूर कर, जो बहुत ज़्यादा दुखी है तो वो बेचारा हाय तौबा करके ढूंढ रहा है कि मुझे कोई रास्ता दिखा दे। कोई बढ़िया अब मिल आजकल ये एक बड़ा ट्रेंड चल गया, मैं मतलब उसमें जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक बात कही थी कि मैं पहले मानता था अब नहीं मानता, तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज मानते हैं, बिलीव करते हैं, तो कोई ना कोई तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसी बात सीखी होगी या ऑब्जर्व किया होगा। अभी आजकल क्या हो गया कि नामों के अक्षर बदलने का बड़ा काम बदल गया है। आपका नाम, अगर आपका नाम राजीव है तो वो आपका, न्यूमरोलॉजी है। हाँ, नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, मतलब वो आप समझ लीजिए उसकी सिस्टर कंसर्न है, हाँ। एक ब्रांच है उसकी। अब उसमें 4-5 आई लग गए। फिर क्या हो गया, अगर न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो आजकल लोगों ने मोबाइल नंबरों तक का बता रहा कि मोबाइल नंबर लेना है तो इन अंकों का लेना है, मकान नंबर लेना है तो इस अंक का लेना है, गाड़ी का नंबर लेना है तो इस अंक का लेना है। सर, आप ये इतना कुछ चल गया आदमी, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या आप भी ये कोई नाम आपने, जैसे अब आपने एल्बम करी, अब आपकी लगातार बैक टू बैक 2 एल्बम्स हिट हुई, तो आपने भी कोई चावल, मछली, कोई नाम नहीं में सर, ए आ ई ते सर, बदला हो, मैंने कुछ नहीं करा। कोई ए आई फालतू लगा दिया हो, कोई 3-4 ए लगा दिए हो? मैंने कुछ नहीं करा। मैं सिर्फ भोले बाबा पे विश्वास रखता हूँ। मैं हर रोज बाबा को जल चढ़ाता हूँ। मेरा विश्वास है, और वो विश्वास जब तक आपका नहीं होगा, आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, फलाना ढिमकाना में वास्तु या believe किसी में करना believe शुरू हो करते जाओगे हो, ना, किसी में। सर आप जिंदगी जी नहीं सकते। आप चाय का कप भी नहीं उठा सकते, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, जो ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये आपको ये तक भी कह देंगे 8 बजने में 10 मिनट है, अभी चाय का कप नहीं उठाना, गलत हो जाएगा। तो इतना लोगों के अंदर वहम बैठ चुका है। मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया है, ये बस मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कहीं ऐसे मैंने लोग देखे हैं, भाई यार कल मैंने बॉम्बे जाना है, वो 8 बजे की टिकट निकाल दे, कोई देख ले। मैं कहा 8 बजे की क्यों भाई, 6 बजे की मिल रही है। नहीं, मेरे पंडित ने 8 बजे बोला। उससे क्या हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा 6 बजे। पर वहम है ये सर, वहम का और कोई इलाज नहीं है। अब इतना वहम लेकिन पालोगे एस्ट्रोलॉजर से बात करो तो कहते हैं विद्या है, ये तो साइंटिफिक विद्या है, ये तो आप ग्रहों को, दिशा को स्टडी करके, नंबर्स को स्टडी करने वाला कौन है? मैं कह रहा हूं, एक बात बताओ, आपने जन्म लिया, आप इस जिंदगी में आप अपना जीवन जी रहे हो, करने वाला ऊपर वाला है, भोले बाबा है, या जिसको भी आप मानते हो। सबका अपने, मेरे देखो, मैं ईश्वर, मैं भोले बाबा को बहुत मानता हूँ, शायद आप गणेश जी को बहुत मानते होंगे, शायद ये जो कैमरामैन खड़े हैं शायद ये किसी और भगवान को मानते होंगे। है भगवान एक ही, बट सबके नाम अलग अलग है ना। तो करने वाला वही है, कब किस समय क्या होना है सब लिखा हुआ है। आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हम ये बातें कर रहे हैं, ये डिस्टाइंड था। ये तो आपकी हमारी बात कितनी बारी पहले हो चुकी है, कितने टाइम से लिंक में थे कि पॉडकास्ट करना है, पर समय और संजोग नहीं बन पा रहा था, तो हम नहीं बैठ पाए। आज क्यों बैठे हैं? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ईश्वर चाहता होगा कि आज के दिन उसने ये निश्चित करा कि आपने यहाँ बैठना है, इस टाइम आपने आज के दिन इंटरव्यू करना है, पॉडकास्ट करना है। ये सब डिस्टाइंड है। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो, अपना कर्म करते चलो और ईमानदारी से करो। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कर्म करते चलो। मुझे कुछ टाइम पहले मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे आए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने कहा जी, अगर आप चार्ट के बेस पे स्टडी करते हैं, अगर आप ग्रहों के हिसाब से किसी की कुंडली को एसेस करते हैं, तो मैंने कहा जी मेरा एक सीधा सवाल है, मैं मतलब वो मन में जिज्ञासा, तो आप अगर थोड़ा रिजॉल्व कर दे दो कि सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ, उसी ग्रह नक्षत्र के अंदर हजारों लाखों बच्चे पैदा हुए होंगे, उसी ग्रह नक्षत्र के अंदर वही दिशाएं थी, वही ग्रह थे, वो सारे सचिन तेंदुलकर। चलो सचिन तेंदुलकर ना बने, 10 पैसे ही बन जाते, सचिन तेंदुलकर का 10 पैसे बन जाते। तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि वो बहुत कुछ होता है उसमें दिशा, लेकिन एट लास्ट कर्म होते हैं। तो फिर जब कर्म ने ही सब कुछ करना है, तो फिर ऊपर बैठे ग्रह दिशा क्या, नक्षत्र क्या कर रहे हैं? जब कर्मों नहीं करना है, किस उसने ही करना है। तो कहने का मतलब जो आपने बात बोली कि कर्म करो, आपके और हमारे सभी के पिछले जन्म के जो हमारे कर्म है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, या वो कुकर्म थे, हाँ जो भी है, या वो अच्छे कर्म थे, हमने जो वो करे हम आज वो झेल रहे हैं, और जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो हम अगले जन्म में झेलेंगे। चाहे हम किसी रूप में जन्म ले, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, जन्म में बिलीव करते हैं, पुनर्जन्म, पिछला जन्म, अगले जन्म में बिलीव करते हो? मैं करता हूँ। अगर गिरिकमन को अगले जन्म में दोबारा जन्म मिले, तो गिरिकमन को क्या लगता है कि गिरिकमन अगले जन्म में अगर दोबारा आज जन्म मिलता है तो क्या बनना चाहेंगे? मैं ऐसा जन्म लेना नहीं चाहूंगा। जन्म लेना ही नहीं, ये मोह माया में पड़ना ही नहीं, मतलब कुत्ती जिंदगी है कुत्ता की सीटी में पड़ना नहीं। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, अपने को ना समझ ही नहीं आते लोग, अपने को ना ये
ईर्ष्या द्वेष और ये लालच, ये सब अपने को समझ ही नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो जीवन ईश्वर ने दिया ना, ये साला व्यर्थ दिया, इससे बढ़िया ना ही देता बढ़िया था। क्योंकि इतना लोगों के अंदर लालच, मतलब इतना कुछ, मतलब ना लोग सिर्फ स्वार्थी हैं। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लोगों के लिए वो जीरो है, कांटा है। तो और मैंने बहुत कुछ लोगों के लिए करा, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये वेस्ट है। मतलब ये वो कहना अगले जन्म मोहे बिटिया कीजियो, अगले जन्म मोहे तू कीजियो ना तो कीजिए ही ना है, कीजियो ना, हाँ कीजिए ना, क्योंकि बेकार है सर। मतलब इतना डिसअपॉइंटमेंट होगी जीवन में, साला चाहिए ही नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सर, ये ना साला चाहिए ही नहीं। हमें भगवान, हमें ईश्वर ने एक्चुअली भेजा था इस धरती पे अपना नाम जपने के लिए। ये जन्म हमारा इसलिए हुआ था कि आप ईश्वर का नाम जपो। हम लग गए चलाकियों में, हम लग गए पैसा कमाने में, हम लग गए और चीजों में। ईश्वर का नाम लिया कब आपने? आप बताओ, ईश्वर का नाम तो लेते नहीं हम। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि ग्रंथों के हिसाब से वो भी तो आता है कि भैया इतने साल तक आपका ब्रह्मचार्य है, फिर आपका गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन के बाद फिर आपका संन्यास आश्रम है। तो बहुत सारी दुनिया तो शायद इसी में लगती है कि भाई वो एक बना हुआ है जो उस हिसाब से, ठीक है वो जो बना हुआ जी रहे, पर मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म तुम मोहे कीजिए ना, मतलब इसी में मुक्ति मिल जाए। हाँ ठीक है यार, इसी में मुक्ति मिल जाए। ये बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा परिवार है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगले जन्म में पता नहीं क्या बनना पड़े, दोबारा इस जन्म में आ जाए, पता नहीं साला अच्छे घर में जन्म हो ना हो। इसलिए भाई ओके है, यही जन्म मोक्ष दे देना, ओके रिपोर्ट है। और इसी में खेल खत्म है, इसी में खेल खत्म, इसी में खेल खत्म है। अभी आपने बात की कि सारी दुनिया लगी हुई साला पैसा कमाने में। गिरी कमान के लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप लगता है कि मतलब पैसे के मामले में सेटिस्फाइड हो, या लगता है कि यार साला एक बार ऐसा कि अब आपने बोल ही दिया कि एक ही जीवन दियो भगवान, मेरे को दोबारा मत कियो, तो बात सोचता है कि एक ही पारी मिली है तो ग्रैंड पारी खेल जाऊं। मुझे ऐसे मेरे को एक्चुअली पसंद नहीं है। मेरे को ना एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत नहीं रहा, सिर्फ लोगों के अंदर ये रहा है कि किसी तरह इसको पागल बना दे, किसी तरह पैसे ऐंठ लें, झूठ फरेब की दुनिया हो गई है। मैं थोड़ा सा मैं इस चीज़ में कंजर्वेटिव हूँ। मेरे को लगता है कि यार नहीं यार, अगर अच्छा दिल से जियो, लोगों की मदद करो, धोखा फरेब ना करो, ईमानदारी दिखाओ, पर लोग नहीं दिखाते। तो मेरे को लगता है यार ठीक है, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, बट ठीक है लास्ट ही था, वो ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये लेकिन आपने बात गिरी भाई बिल्कुल सही बोली, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस बात से कि आज के टाइम में जो जेन्युइन और रियल इमोशंस हैं उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली नहीं कम है। जो आर्टिफिशियल इमोशंस हैं, जो शायद मॉनेटरी चीज़ों से जुड़े हुए, पैसे से, इन चीज़ों से, प्रलोभन से, उनकी वैल्यू ज़्यादा। और आप चाहे किसी के लिए कितना भी करो, एंड पीपल आर थैंकलेस, एंड पीपल डू नॉट कीप इट विद देयर हार्ट कि दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग रीजनेबली गुड विद अस। उस समय के हिसाब से, उस भाव में बहते हुए हर आदमी उस बात को बोलता है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा था मेरे लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैं अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूँ, अपने माँ बाप को खुशियाँ दे सकूँ। बट मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपना ज़मीर गिरा दूँ, मैं ज़मीर से गिर के काम करूँ। मैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो, मतलब व्हाटएवर। मेरे को मुझे इस चीज़ों से मैटर नहीं करता पैसा। मुझे ऐसा पैसा नहीं कमाना है कि जिस पैसे से, जो झूठ फरेब का पैसा हो, उस पैसे से मैं अपने घर चला रहा हूँ, उस पैसे से मैं अपने परिवार को खाना खिला रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए ज़िंदगी में कि मुंह पे तो मेरे को सब सलाम ठोके और पीठ पीछे गाली बके। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। बहुत बड़ी अच्छी बात कही गिरी भाई। मैं इसमें एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में बात करें ना, तो हिंदुस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कहते हैं कि वो आम आदमी के जीवन का हिस्सा है। राजनीति, क्रिकेट और धर्म, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं आमतौर पर, कुछ हद तक पिक्चर्स भी, क्योंकि अब सिनेरियो बदला OTT का, तो मैं उसकी बात अभी नहीं करूँगा। राजनीति और धर्म की बात करें, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हर आदमी के जीवन को छूती हैं। राजनीति में डायरेक्टली नहीं होगा तो बात करते हुए आम जीवन की बोलचाल की भाषा में राजनीति में इंटरेस्ट लेना। और धर्म, आप एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, एज एन एंटरटेनर अगर आप बात करें, तो कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आया कि पैसा कमाने का मौका मिला हो और आपको लगा हो यार ये साला जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये साला या तो राजनीति से प्रेरित है या इसमें कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, तो और आपने ये सोच के उसको मना कर दिया हो कि यार ये आ रहा है तो इसको मैं करूँगा नहीं यार, माई कॉन्शियस इज नॉट अलाउइंग इट? नहीं सर, धर्म से रिलेटेड होगा तो मैं ज़रूर करता हूँ, और मैं करता भी आया हूँ, और मैं आगे भी करूँगा। और राजनीतिक से अगर रिलेटेड होगा तो, अगर तो मेरा बहुत क्लोज है कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में है, उसके लिए कोई मना नहीं है। और किसी और के लिए मुझे लगता नहीं कि मैं कभी करूँगा। जैसे दुष्यंत जी और दिग्विजय हैं जो, वो उनसे मेरा बड़ा अच्छा प्यार है। अगर उनके लिए मुझे कुछ ऐसा गाना बनाना है या कुछ करना है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू डू दैट थ्रू आउट माई लाइफ। बट
क्योंकि वहाँ मेरा फैमिली टर्म्स है, मुझे मेरा वहाँ पे लगाव पॉलिटिक्स का नहीं है, मेरा बड़ी वहाँ पे अच्छी लगाव बात है गिरी घर भाई। का, और मेरा घर का लगाव है वहाँ और पे। एज एन देखो, एज एन इंडिविजुअल, एज एन आप म्यूजिशियन और सिंगर के तौर पे भी यू हैव दिस करेज टू एक्सेप्ट एंड से इट ऑल्सो। यस ये यू हैव दिस करेज, दिस इज वेरी गुड सर, थिंग। मुझे शर्म नहीं आती। मैं आपको बताया ना कि मैं बड़ा डिफरेंट किस्म का आदमी वेरी हूँ। मतलब जो करना आई है- पर्सनली रियली जो अप्रिशिएट करना है वो दिस। करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना। जीवन में आपका गिरी भाई जो समय रहा, एक टाइम ऐसा है जो शुरुआती दौर में आपकी एल्बम्स हिट हुई थी। एक आपकी सैंडल वाला सॉन्ग आया था इनिशियली जो सॉन्ग आया, फिर उसका साड़ी वाली गर्ल आया, फिर बीच में कुछ, अगर हम म्यूजिक और सिंगिंग की उसकी बात करें, थोड़ा सिंगिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा लीन पीरियड रहा। मैं लीन पीरियड इन द सेंस ऐसे नहीं कहूँगा कि आपकी कोई सिंगिंग में गिरावट आई, लीन पीरियड इन द कि आर्टिस्ट को इवैल्यूएट ऐसे किया जाता है कि उनकी कोई एल्बम बहुत ज़्यादा चार्ट बस्टर नहीं जा रही, एवरेज नहीं जा रही। तो ये जो म्यूज़िक का जो आपका टाइम रहा, आपका जो ओवरऑल टाइम रहा, क्या उसने आपको ये भी सोचने में मजबूर किया कि मैं तो ठीक काम कर रहा था लेकिन समहाउ द थिंग्स आर नॉट वर्किंग? तो आपकी जो म्यूज़िक के अंदर आपको इनिशियल में मिली सफलता और उसके बाद जो लीन किया, उसने भी आपको सोचने पे या मजबूर किया कि यू हैव टू थिंक टू चेंज द स्टाइल ऑफ म्यूजिक और परसेप्शन ऑफ समथिंग लाइक दैट? सर, मैंने आपको वो शुरुआत में एक बात बोली थी कि सब समय का हेरफेर है। जब समय से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता। जब एक बहुत बड़ी कहावत है कि किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, जिसका समय आता है फिर उसको सब कुछ आता है। क्या बात है। कोई ये बोले ना कि मैं हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो मैं नहीं है, वो आपका समय है, वो ईश्वर करवा रहा है। तो जो मेरे थोड़ा बहुत टाइम पीछे से थोड़ा सा लीन पीरियड चला, वो मैं ये समझता हूँ कि उसने बहुत कुछ सिखाया जीवन में। उसने बहुत कुछ मतलब ट्रेनिंग दी मेरे को। मैं कभी हताश नहीं हो लाइफ के अंदर। मैं फिर भी गाने फेंकता रहा। नहीं आए लोगों को पसंद, कोई बात नहीं, हार्डली मैटर्स। अपने तो कर्म करा ना मैंने, मैं उससे पीछे नहीं हटा। हाँ, दिल में कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचती थी कि यार ये गाना ब्लॉकबस्टर नहीं गया, यार ये गाना चला नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर्म करते रहो, एक दिन फल मिलेगा। तो मैं चलता रहा। मुझे मेरे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कन्नी काट ली जिंदगी से। हार्डली मैटर्स टू मी। फोन नहीं उठाते होंगे ना? भाड़ में जाए। ऐसे बहुत सारे मेरे लोग थे जो कि पहले अपने थे, बाद में पराए हुए। क्योंकि जब आपका बुरा समय आता है ना, जब आपका बुरा समय, तो खैर आज तक भगवान कभी लेके ना आए, ना कभी आया है बुरा समय, इन द सेंस कि जो आप लीन पीरियड है, कार्य कर रहे हो, कमजोर हाँ। समय ले लो। तो कमजोर समय जब आपका आता है ना, तो आपको असलियत में उन लोगों को पता लगता है जो आपको अपना कहते थे। तो ये चीज सिखाई। ये आपको लगता था कि जब आप चल रहे थे तो आपके साथ थे, लेकिन जब कमजोर समय आया तो आपने देखा कि वो कहाँ गए, लेफ्ट और राइट से खाली। मूवी होती है ना, वो कहता है शोले, आधे इधर आधे इधर, बाकी मेरे पीछे है ही नहीं कोई, सब गायब। हाँ गायब। कोई बात नहीं, पर शेर रुका नहीं। क्या बात है। चलता रहा। मैं चलता रहा। मैं कहा देखी जाएगी, क्योंकि झुक के कभी काम नहीं करा जीवन में, गिर के कभी काम नहीं करा। बहुत सारे लोगों से मेरा विचारों का मतभेद था इंडस्ट्री में, पर वो बहुत टॉप पे चल रहे थे, कभी काम नहीं करा। उस किस्से के बारे में बता दें कि मतभेद आपके इंडस्ट्री के अंदर एक दो बड़े कलाकारों के साथ भी बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा और खींचातानी सर वो क्योंकि ना मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है। मैं थोड़ा सा ईमानदार किस्म का आदमी हूँ, शक्ल से ज़रूर मैं थोड़ा सा गैंगस्टर वाइब लगती है, पर मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं दिल का तभी आपने असले वाले गाने को कहा कि बुराई क्या? नहीं सर, बुराई किसी चीज़ में नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि असले वाले गानों से कोई सुन के गैंगस्टर नहीं बनता, कोई नहीं बनता गैंगस्टर। सर गैंगस्टर नहीं बनता, लेकिन मुझे लगता है कि करना ही क्यों सर? एक बात, अच्छा चलो मैं एक आपसे बात करता हूँ गिरी भाई, मुझे एक बताओ, एक चीज सर सारे बैन करो ना, है टोटली बैन हाँ तो करो ना सारे। टोटली तो आप मेरी बात सुनो, आप मैं कहता हूँ, मैं चलो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को सारे बैन करो। आप भी बोलो सारे बैन करो, बिल्कुल सारे बैन करो। 90% यूट्यूब खाली हो जाएगा, लोग देखेंगे क्या? गिरी भाई मैं तो इस बात को सर, जो गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, आप एक काम करो, अभी ऑन कैमरा यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे आप गाना खोलो, कोई भी रिलीजियस, कोई आरती खोलो किसी भगवान की, मैं आपको उसके नीचे भी गलत कमेंट दिखा दूंगा लोगों के। जो करने वाले होते हैं ना गलत काम, वो तो उनपे भी गलत करते हैं। तो उस पर भी कहते हैं कि फूल गलत चढ़ाया हुआ, सही नहीं किया हुआ, माला टेढ़ी है। अरे सर गाली देते हैं। मैं कोई खोल के देख ले, इस पॉडकास्ट देखने के बाद मेरी बात को सुन के कोई भी गाना खोल के देखे, कोई भी भजन भगवान का, मैं गिरी भाई बिल्कुल उसमें ऐसे कितने सारे लोग दिखा दूंगा, नीचे कमेंट देख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, भगवान को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। गिरी भाई सीधा पूछूं, देखो आपका मासूम शर्मा आपके दोस्त है, हरियाणा के सम्मानित कलाकार है, गाने बहुत गाए। अभी हाल ही में घोड़े 3 आपके साथ एल्बम आई, एल्बम बढ़िया गई, सुपर हिट गई एल्बम। मासूम शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई हरियाणा के अंदर कि भाई साहब असले वाले और गानों को यूट्यूब से हटा दिया गया।
मासूम शर्मा ने उसके ऊपर आरोप लगाए, भैया बहुत सारे पीसीज भी करी, मीडिया में आके अपने वीडियोस भी बनाए, सब कहा कि मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है, अभी बाकियों को क्यों नहीं हटाए। मैं गिरी कमन से सीधा सवाल ये कहता हूँ कि मासूम शर्मा की दोस्ती आपके साथ है वो लगा, एज एन पर्सन मुझे बताओ, जो चीज़ किसी की ज़िंदगी ले सकती है, असला, बंदूक, गोली, भाई उसके बारे में मैं कह रहा हूँ, क्या उसके गाना बनाए बिना म्यूजिक नहीं चल सकता? मुझे बस आप वो जवाब दे दो, क्या उसके बिना गाना नहीं चल सकता? मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप, एक बार टॉपिक को बार-बार लेके आए जा रहे हो। आप बात के मुद्दे को समझो। क्या पहले गाने नहीं बनते थे क्या? मैं पहले की छोड़ो सर, मैं ये कह रहा हूँ आज पहले की क्यों छोड़ो? अच्छा नहीं, अच्छा एक मिनट, आज मैं अगर बात करता हूँ, या तो पॉडकास्ट ये खत्म कर दो। नहीं पर ये नहीं, मेरी बात सुनो, आप एक ही टॉपिक को बार-बार लेके आए जा रहे हो कि वो नहीं बनते, ये नहीं बनते, वो नहीं बनते। पहले भी तो बनते थे। या तो वो उठवाओ या हटवाओ, सब हटवाओ। सर मेरे को बताओ, मासूम के हटवाओ, वो वाले गाने भी हटवाओ, सब हटवाओ। सर सुनो मेरी बात सुनो। मुद्दा ये है कि एक इंसान अपना कर्म कर रहा है, वो अपने गाने बना रहा है। अरे सर बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? तो एक छोड़ो 10 बनाओ। हाँ तो दिक्कत क्या उसमें? बंदूकें क्यों लहरानी है? आप बिना बंदूक सर गाड़ी बनाओ, जेवर बनाओ, कपड़ा बनाओ, सर गाने माउंटेन दिखाओ, समुद्र दिखाओ, बंदूकों के साथ गाने क्यों कह दो कि गाने में मॉडल मत लो? नहीं क्यों ना गाओ? नहीं कल को यार, आज आप असली वाली बात करो, कल मॉडल। सर मैं ये कहता हूं, अच्छा एक बात, मैं सिर्फ एक बात बताऊं, असला अच्छी चीज है बुरी चीज है, बंदूक अच्छी चीज है बुरी चीज है, मुझे जवाब दे दीजिए आप। सर जब तक असला आपकी रक्षा कर रहा है वो अच्छी चीज है। अगर वो किसी की जान ले रहा है बेवजह तो वो गलत चीज है। गाने में किसकी जान ले ली बेवजह? उस गाने, आप मेरी बात बताओ, एक गाना बना असले, जिसमें गाने असले के ऊपर है, उस गाने ने किसकी जान ले ली? पहली बात, गाना थोड़ी जान लेगा सर। हाँ तो उसको देख के कौन सा बंदा गैंगस्टर सर बन गया? यूथ बेचारा देखता है यार, ये स्वैग कर रहा है, हमारा रोल मॉडल है सर, ये बंदूकें लहरा रहा है, यही ट्रेंड होगा। यूथ देखता है, यूथ आधा पंजाब ड्रग्स में डूबा पड़ा है, हिंदुस्तान ड्रग्स में डूबा पड़ा है। कौन से ड्रग्स के गाने आ गए? सर ड्रग्स के गाने नहीं आए, गली गली में ठेके खुल गए सर, बंद करो। और ठेके जो है जगमग कर रहे हैं सर बंद करो ना। तो मैं तो सर आप अपील करो, हम तो आपके माध्यम से बोल सकते हैं, आप अपील करो ना सर। मैं तो अपील ये कर सकता हूं कि भाई जो भी यूथ है हिंदुस्तान का, कहीं किसी कोने का भी यूथ है वर्ल्ड का, मैं कहता हूं कि आप ड्रग्स का सेवन ना करें, शराब ना पिए, असला ना रखें। मैं तो अपील कर सकता हूं, मैं तो अपील कर ही रहा हूं। तो मैं कह रहा कि फाइनली गिरीक भाई ने कम से कम ये अपील कर दी। मैं उस टॉपिक को दोबारा घुमा, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि भी आप एक देखो एंटरटेनर हो, सिंगर हो। ये अपील तो हम हमेशा करते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने अपील करी है कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, आप असले का सेवन ना करें, ड्रग्स का सेवन ना करें, असला ना लहराएं हवा में। अगर असला आपके लाइसेंसी असला तो उसको लगा के रखें, उसको छुपा के रखें, वो दिखाएं भी ना, वो अपने घर रखें। मुश्किल समय में उसको इस्तेमाल करें, जब तक बहुत जरूरत ना पड़े तब तक इस्तेमाल ना करें उसको। ये तो अपील सभी करते हैं, पर सुने, जब ये अपील कोई नहीं सुन रहा तो गाने देख के कैसे फिर गैंगस्टर बन सकता है? एक कमाल की बात गिरीक भाई मैं जरूर कहूँगा, हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी हुई। गिरीक अमन हनी सिंह के फेवर में बोलते हैं, गिरीक अमन हरी के, और थोड़े टाइम बाद हनी सिंह के साथ एल्बम आ जाती है। मासूम शर्मा की असले वाली कंट्रोवर्सी होती है, गिरीक अमन मासूम शर्मा के लिए बोलते हैं, थोड़े टाइम बाद एल्बम आ जाती है। अब अगली किसकी कंट्रोवर्सी ये जिसके एल्बम आने वाली है? मैं जवाब देता हूँ इस बात का, ये संजोग की बात है। हनी सिंह इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरा बचपन। ये तो घर में मानता हूं, सुनिए वो आपको पता भी होगा। हाँ, I know। और मैं दोस्ती नहीं करता जीवन में, आपके साथ मेरी शायद दोस्ती नहीं, यारी है ना? अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम एज अ यारी के तौर पे बैठे हैं। बिल्कुल। मैं हर पॉडकास्ट में एक बात बोली, और मैं ये मानता हूँ कि मैं कभी दोस्ती में बिलीव नहीं करता, मैं यारी में बिलीव करता हूँ। हनी सिंह मेरा यार था, यार है, यार रहेगा। और किसी ने हनी सिंह के बारे में गलत बोला, मैंने उस बात का, वो इत्तेफाकन की बात थी, मेरा पहला पॉडकास्ट था 1-1.5 साल, 1.25 साल पहले। किसी ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसका रिएक्शन दे दिया क्योंकि मेरा यार था। और बादशाह से मेरी नहीं बनती थी पहले भी, कुछ हमारे आपस के मतभेद थे जिंदगी के, कुछ हमारी कुछ ऐसी बातें रही कि मुझे वो व्यक्ति नहीं पसंद आया कभी जीवन के अंदर। उसने उसके बारे में बोला, मेरे को सवाल पूछा गया, आप जैसे किसी भाई ने सवाल पूछा, मैंने उसका सच्चा सीधा सारा जवाब दे दिया। इसमें मैं क्या कंट्रोवर्सी में पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, मासूम शर्मा के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, गाना ऑलरेडी पहले बन चुका था। मासूम शर्मा मेरा यार है, हमारा बहुत प्यार, याराना हमारा प्यार है, हमारा एक दूसरे की थाली में खाना पीना, एक साथ उठना बैठना है। सो अगर मैंने यारी के लिए स्टैंड ले लिया, अगर मैंने ये बोला कि
मैंने किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं लिया, मैंने किसी के बारे में उल्टा नहीं बोला, मैंने आपने असले का सवाल पूछा मेरे से 1-2 पॉडकास्ट में पहले पूछा, मैंने यही तो बोला और मैंने सच बोला कि ये चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं। तो फिर एक व्यक्ति को क्यों आपने पिन पॉइंट करा हुआ है? या तो वो सब चीज़ें हटाओ, ये भी हटाओ, और अगला भी कह रहा है, अगला भी तो यही कह रहा है कि सब हटा दो। ये बात मैं मानता हूँ, इस बात के लिए तो मैं आपकी सहमत हूँ कि अगर तो मैंने 20 लोगों ने किया तो 20 को हटाओ ना। मैंने सिर्फ यारी का एक साथ दिया, मैंने ना किसी के लिए कोई अपशब्द कहे, ना मैंने किसी के लिए कोई ऐसी बात बोली जो किसी की बात को किसी दिल को जाके ठेस पहुंचे, किसी को चुभे। मैंने एक जेन्युइन बात बोली जो एक सामाजिक बात है। वो हर बंदा यही कहेगा, अगर वो समझदार इंसान होगा वो यही बात कहेगा कि भाई ये कल्चर हमारा नहीं है, तो इसको हटाया जाए। कल्चर तो हमारा बहुत कुछ नहीं है, कल्चर तो हमारा सारा विदेश का कल्चर हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है, हमारा असली कल्चर तो गायब होता जा रहा है। वो तो बात आपने मेरे से पूछी नहीं। तो आज पूछ लेते हैं, गिरी भाई ने बोला तो आप पूछ लेते ना कि असली कल्चर जो गायब हो रहा है। नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है। लेकिन आपसे पूछे ये जो हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर जो ये कल्चर लोग अपना रहे हैं, जो ये लिविंग रिलेशनशिप हो रही है, जो ये सब चीजें हो रही हैं, ये बड़ा सही सवाल गए। तो इस पे मैं आपसे ये कल्चर हमारा कभी नहीं था। इस पे मैं आपसे पूछने वाला था अभी जी। ये कल्चर हमारा कभी नहीं था। दिस वाज नॉट आवर कल्चर बिफोर। ये तो वहां से देख के हमारे हिंदुस्तान में कल्चर आ गया। आप देखो ना, कितने सारे हिंदुस्तान के जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं वो बाहर के लोग, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदुस्तान वाले सारी बुरी और जो गंदी चीजें वही यहाँ खींच लाते हैं, अच्छी चीज क्यों नहीं लेते? टेक्नोलॉजी में अगर करना है उसका मुकाबला करो। आपने बात करना है कि जो वो इन्वेंशंस कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, देश के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस पर बात करो ना। करो। ये सिर्फ नहीं करता ना कोई। जो अगर हम अपने ओवरऑल इंडियन कल्चर की बात करें तो हम सिर्फ उनकी वेस्टर्नाइजर को सेक्स से जोड़ते हुए, खुलेपन को जोड़ते हुए, लिविंग रिलेशन वो हमने जोड़ लिया कि हमें सहूलियत चाहिए अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की। इंस्टाग्राम पे जो रीलें चल रही हैं, जो श्लीलता चल रही है, जो गाली गलौज चल रही है, जो गंदी गंदी रीलें हैं। सर मैं इस मतलब ये पॉडकास्ट महिलाएं भी देखेंगी, हमारी बहनें भी देखेंगी, पूरा फैमिली बैठ के भी देख सकती है। ऐसी चीजें चल रही हैं जो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। क्या वो हमारा कल्चर है? नहीं है हमारा कल्चर वो। पर वो सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ गेनिंग फॉलोअर्स एंड रील को एक माइलस्टोन पे पहुंचाने के लिए लोग गंदगी कर रहे हैं, और वो कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो आवाज सिर्फ ये गैंगस्टर वाले गाने बंद करो, गैंगस्टर वाले नहीं, गाने अश्लीलता वाले भी बंद करो। मैं तो कह रहा हूँ कि गिरी कमन ही पहल क्यों ना करे, सारे इन जो फ्रेटर्निटी के आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनके साथ आपकी यारी है, इनको बुलाओ, इनके साथ एक कैंपेन चलाओ। स्टॉप वल्गैरिटी ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यू रन अ कैंपेन, वी आर विद यू। मेरी बात सुनो सर, कोई नहीं आता। सबको अपना काम धंधा करना है, सबको अपना परिवार पालना है। बस बंदूक के गाने पे आते हैं। कोई मेरे जैसा नहीं है। बस बंदूक के गाने पे आते हैं। नहीं, बंदूक के गाने फिर आवा है। मेरे को तो समझ नहीं आ रही है बंदूक इसमें गलत क्या है? अश्लीलता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर अश्लीलता ज्यादा खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, और मैं बहुत आपने खुद एक बात बोली कि मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूं इस बात को। आज आप रात को बैठ के घर पे रील देख रहे हो, आपकी वाइफ रील देख रही है, आपकी बिटिया साथ बैठी है, या आपकी बहू साथ बैठी है, या आपका बेटा साथ बैठा है, छोटा या बड़ा बेटा साथ बैठा है, या आपकी माँ साथ बैठी है, आपका बाप साथ बैठा है, आप वो रील नहीं देख सकते हो? नहीं देख सकते। पर गैंगस्टर वाले आप ये गाने सुन सकते हो, उसमें कोई अश्लीलता नहीं है, वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये समाज गंदा कर रहा है। ये एक पिक्चर आई थी हम, अमिताभ बच्चन जी की और रजनीकांत की। तो अमिताभ बच्चन का दोस्त होता है उसमें एक गुंजाल्विस। तो जब वो यही बात डायलॉग रिपीट करता है कि ये नाली की गंदगी है, गंदी नाली के कीड़े हैं, ये गंदी नाली के कीड़े हैं। दो तरह के कीड़े होते हैं, एक समाज को गंदा करता है और एक आपको गंदा करता है, बैक्टीरिया लेके आता है आपके अंदर। तो वही है, ये समाज गंदा, ये वो कीड़े तो समाज को गंदा कर रहे हैं। तो क्या इलाज किया जा सकता है? मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट? मतलब एज एन आप भी बिकॉज सोशली बहुत एक्टिव रहते हो, आपको क्या लगता है इसका क्या इलाज? इसका इलाज एक ही है, इसकी रोकथाम कैसे की जाए? इसका इलाज एक ही है कि एक बिल पास होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए जैसे टिकटॉक बैन हुआ, लेकिन दोबारा आ गया वो तो 5 साल बाद अप्रूव कर दिया। क्या पता अब गंदगी ना हो उसमें। पर मेरे को लगता है कि इंस्टाग्राम में भी अभी भी चल रही है, तो टिकटॉक में भी आएगी। रील बनाने वाले तो वही हैं। हाँ वही है, उनको तो मसाला। कल मैं एक रील देख रहा था, उसमें वो बंदा भागता हुआ आ रहा है, कह रहा है आपको रोक को दिखा 8 होने से, टिकटॉक आ गया। मैंने कहा यार बेसिकली क्या है, लोगों को तमाशबीनी नहीं पसंद आ रही। लोगों को टैलेंट से मतलब नहीं है। आप अच्छा गाना गाते हो, लोगों को मतलब नहीं है। आप अच्छी एक्टिंग करते हो, लोगों को मतलब नहीं है। आप अच्छा खाना बनाते हो, अगर कुकरी शो करो, लोगों को मतलब नहीं है। आप रिलीजियस शो करो, लोगों को मतलब नहीं है। आप कोई समाज को अच्छी चीज़ देना चाह रहे हो अपनी रील के थ्रू, लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को क्या मतलब है? अश्लीलता वाली रील्स देखना। लोगों को मतलब है गंदी गंदी रीलें देखना।
डबल मीनिंग रीलें देखना, जिसमें अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो रही है, वो वाली रील्स देखना, लोगों को मजा आ रहा है क्योंकि लोग अपनी जिंदगी में इतना फ्रस्ट्रेटेड है काम को लेके, अपने परिवार को लेके, उनको एक रिक्रिएशन चाहिए, वो रिक्रिएशन उनको उससे मिल रही है। तो टैलेंट तो गया मिट्टी में, टैलेंट कहाँ गया? हाँ, आप में डांस का टैलेंट है, आप डांस की रील बनाओ अच्छी, और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं डांस की रील, जो डांस वाली रील्स बनाते हैं, अच्छी रील्स बनाते हैं। लेकिन आजकल तो ये डांस की रील तो घर घर में चलो होगा, जो मतलब हाउस मेकर्स थी वो भी देख रहे हैं कि आजकल गली गली में उनकी छोटी बच्चियाँ, पेरेंट्स अपनी बच्चों के साथ बना रहे हैं, घर घर में रील बना रही है। एक लेडी जो 25 साल से मैरिड थी, हालांकि कोई बुराई नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग सेइंग इट इज़ रॉन्ग, बट डिपेंड करता है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से पॉपुलर होने की जो ये दौड़ चल रही है, जो ये अंधी दौड़ है, तो ज़्यादा टाइम की नहीं है। मैं आपको इन्हीं लोगों को भूखा मरता दिखा दूंगा, इन्हीं लोगों को मैं आपको ये रोते हुए दिखा दूंगा, सड़क कोने में बैठे हुए ना कुकड़ू बनते हुए रो रहे हैं कि हमारा क्या होगा। ये जो फेम है ना, ये सिर्फ 2 साल 4 साल 5 साल विरले निकलते हैं आगे। कोई 1 लाख में से एक निकलता है जो कि इन्फ्लुएंसर अच्छा हो, आगे निकल गया, वो बहुत आगे तक पहुंच गया। नहीं तो ये सब चीजें बहुत जल्दी खत्म होती मैं दिखा दूंगा, और हो भी रहे हैं। आपने एक बड़ी रोज नए पैदा होते हैं, रोज नए इन्फ्लुएंसर मर जाते हैं, डेड, खत्म, आपने टाटा, एक बाय बात बाय। बोली थी कि जैसे टैलेंट की, रियल टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है सर। मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाहूँगा कि बिकॉज आपने ऑफ लेट, आप इतने टाइम से म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, हर तरह के टैलेंट शो चल रहे हैं, एक्टिंग का चल रहा है, डांस का, सिंगिंग का, सारे चल रहे हैं। टैलेंट शो जेन्युइनली सर ये मैं आपने जो बात बोली ना, ये मैं अपने भी लेके बोलता हूँ। मैं कोई सीखा हुआ गायक नहीं हूँ, मैंने कोई ट्रेनिंग ली मैं सिंगिंग की, बट मैं गाने गाता हूँ। मुझे थोड़ी बहुत माँ सरस्वती का देन है, वरदान है मेरे गले में, मैं गाने गाता हूँ। आप देखो जो असली टैलेंटेड लोग हैं, जिन्हें सुर ताल की नॉलेज है, जो क्लासिकल सीखे हुए हैं, कहीं दिखते हैं आपको? उनसे उनका दर्द पूछो ना जाके, क्या पता वो मेरे लिए बोलते हो, क्या पता वो मेरे जैसे किसी बंदे के लिए बोलते हो कि यार हम तो सीखे हुए हैं। इसमें क्या टैलेंट है? जो गाने बना रहा है, ये हिट हो रहा है, उनके तो गाने भी नहीं आ पा रहे बेचारों के, कोई पूछ ही नहीं रहा। क्लासिकल ट्रेन को कौन पूछ रहा है? आप बताओ, आपने कितने क्लासिकल ट्रेन? वो तो क्लासिकल ट्रेन की बात है कि मैं टैलेंट की बात करूं, आप लोग टैलेंट की, मैं ये बात, चलो आप इन्फ्लुएंसर्स को मारो साइड में, एक बार हटाओ। मैं ये अपने भी आपको एक एग्जांपल कर रहा हूँ, टैलेंट की बात है कि मैं सीखा हुआ नहीं हूँ, मैं गाने गा रहा हूँ, मेरे गाने चल रहे हैं। जो बेचारे क्लासिकल सीखे हुए हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी सीखने में लगा दी, उनके परिवार से उनको वरदान मिलता आ रहा है सीखने का। भाई उनके पिताजी गाते थे, उनके दादा परदादा गाते थे, पूरा मतलब पुश्तैनी उनका संगीत का ही काम था। कहाँ है वो बताओ ना मुझे आप। दे आर नोवेयर, जस्ट बिकॉज टैलेंट की कोई फकत नहीं है। टैलेंट को कोई पूछ नहीं रहा। अगर हम टैलेंट की बात करें तो जो टैलेंट से रिलेटेड, टैलेंट से जुड़े हुए रियलिटी शोज आते हैं, आप कितना मानते हो कि टैलेंट, ये जो रियलिटी शोज है, क्या ये जेन्युइन है या इसमें फेक है? जो बाकी जो भी इसके अंदर पैरामीटर यूज होते हैं, चाहे वो वोटिंग पैरामीटर है, कुछ भी है, मतलब आर दे आर्टिफिशियल और ये जेन्युइनली रियल टैलेंट को उसमें हम देखते हैं? सर मुझे इस चीज़ का देखो आइडिया नहीं है, मैं इस चीज़ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। मैं कभी रियलिटी शो में गया नहीं, ना कभी उसका पार्टिसिपेंट बना हूँ, ना कभी मैंने देखा है, ना मुझे पता है। टीवी पे जरूर देख लिया, ठीक है, बट ये बात फिर घुमा फिरा के वो आती है कि सारे टैलेंटेड आते हैं उसमें, जो भी कंटेस्टेंट आते हैं, निकलता एक आधा ही है। जो हार भी जाते हैं बेचारे, वो कहीं दिखते ही नहीं है। फिर क्या फायदा हुआ ऐसे टैलेंट शो का, ऐसे रियलिटी शोज का? सपोज करो आप कोई भी टैलेंट वाला शो शुरू हुआ सिंगिंग का, उसमें 20 सिंगर्स आए हैं, जीतता है एक है, काम उसी को मिलता है, कुछ टाइम उसको भी काम मिलना बंद हो जाता है। 19 तो दिखते ही नहीं है ना। उनको बहुत सारे टैलेंटेड, अगर उनको पता नहीं है, उनको पता 2005-6 से मुझे लग रहा है इंडियन आइडल आ गया, 20 सीजन आ गए होंगे ऑलमोस्ट, तो बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं, शायद विनर्स के अलावा कई तो विनर्स भी वैपोरेट हो गए। हाँ, वही मुझे लगता है जो जीतने के बाद भी, मुझे एक प्रशांत तमांग शायद याद आ रहा है, इंडियन आइडल का विनर था, शायद दूसरा तीसरा या चौथे सीजन का था, शायद नॉर्थ ईस्ट किसी स्टेट से था। मुझे लगता है उनको शायद नाम भी याद नहीं होगा किसी को कि वो इंडियन आइडल जीते हुए हैं। मुझे नहीं पता। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि टैलेंट की कदर नहीं है लोगों को, जो कि गलत है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस वाहियात चीज़ों पे लोगों का ध्यान है, जो समाज खराब हो रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब अगर इस चीज़ पे रियलिटी में काम करना है, जो टैलेंटेड लोग हैं, देयर शुड बी अ वे आउट, बिकॉज ऐसे तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, दे विल बी इवेपोरेट इन द फ्यू ईयर्स टू कम। और क्या सिर्फ ऊपर आप क्या कर लोगे? आप सर इसका कोई आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर। टैलेंटेड है, अब बाकी उनका नसीब है, उनकी डेस्टिनी है।
अब अगर हम बात करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की, जैसे बॉलीवुड या उसमें कहते हैं ना कि जैसे एक तो नेपोटिज्म बहुत है, कि नेपोटिज्म आजकल क्या हो गया नेपोटिज्म, कि भी अगर परिवार में से कोई बड़ा घराना है जो बॉलीवुड फिल्मों में लगातार 30, 40, 50 साल से, तो अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, आउटसाइडर्स को नहीं मिल रहा। दूसरा जो चीज़ वहाँ पर रही वो रही कास्टिंग काउच, कि भैया जो बॉलीवुड के अंदर जो लड़कियाँ बाहर से आ रही हैं, वो जब तक भैया वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके साथ इस तरह से कास्टिंग काउच ना हो। कोई बता देता है, कोई नहीं बताता, हुआ सबके साथ है कहीं ना कहीं, जो मोरल लेसन सुनते हैं। क्या सिंगिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी है कि जो सिंगर्स आ रहे हैं अपकमिंग, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि उनके साथ भी ऐसा लगता है? सर नेपोटिज्म देखो, नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, किसी भी फील्ड में जो भी व्यक्ति, चाहे आपके मीडिया में हो, नेपोटिज्म हर जगह है। तो और ये खत्म भी नहीं हो सकता, ये कोई कितनी मर्जी आवाज उठा ले, ये बीतती उसी पे जिस पे हो रहा होता है वो। तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये कहने की बातें होती हैं कि मैं आवाज उठाऊंगा, मैं खत्म करूंगा, अब ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी जिंदगी चलता रहेगा। पता लगे खत्म करने वाला खुद खत्म हो गया। हाँ, ये पूरी जिंदगी चलता रहेगा। जिस पे बीत रही उसी को पता होता है, भाई मेरे में टैलेंट था पर मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया गया, क्योंकि ये सीईओ का बेटा था, ये प्रोड्यूसर का भाई था, ये उसका भांजा था। तो ये सब चलता रहेगा। और कास्टिंग काउच की अगर बात करें तो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी, मतलब आपकी भी जानकारी में, हैव यू सीन पर्सनली, और ये आपने कभी सुना है कि अच्छा वो लड़की बोल रही है यार इसके साथ वहाँ सिंगिंग, उसको गाना लॉन्च करने के लिए फलाना उन्हें उसने ऐसा? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं, ना मैंने कभी देखा, ना मैंने कभी सुना, ना कभी किसी लड़की ने कंप्लेंट करी। मतलब आपके सामने, आपकी जानकारी में होता है, पता है, बट कौन खुल के नहीं आता ना सामने कोई। नोबडी कम्स इन फ्रंट। अगर आज बात करें सिंगिंग इंडस्ट्री की, आपके म्यूजिक इंडस्ट्री की, कोई बहुत बड़ा नाम हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम हो, आपको लगता है जरा बड़ा अच्छा नाम है, संगीत है, लेकिन आपको लगता है कि साला फेक आदमी है यार, बहुत फेक आदमी है, जिसको लगता है ना एक तिलिस्म, एक बैलून, कि यार साला ऊपर से ऐसा, लेकिन कुछ नहीं है भाई, जीरो है। बहुत सारे इंडस्ट्री में। तो जरा बताइए ना, दो चार की पता तो लगे कौन है भैया ऐसे सर, जिनका तिलिस्म बना हुआ बस एक और है, कुछ नहीं। मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है तो सच्चाई है ना, कंट्रोवर्सी क्यों? नहीं, समझे नहीं ना, एक भाई की साइड ली है तब इतना बवाल हो गया। नहीं, हो सकता है एक आधी और दूसरे भाई की साइड ली, मासूम भाई की, तब आपने हो सकता है और कई लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। हो सकता है एक आधी और सुपर हिट एल्बम निकल। करना नहीं सर, मैंने आपको क्या बोला कि मैं कभी भी गाना करने के लिए कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, ना मेरा स्वभाव है। मैं भूखा मरना पसंद करूंगा, बट आई कैन नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग। मैं सर, मेरा असली नाम अमन गुप्ता है, मैं बढ़िया आदमी हूँ, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए हक का, ईमानदारी का पैसा मैटर करता है, मेरे लिए ये चीज़ें मैटर करती ही नहीं है लाइफ के अंदर। ना मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता हूँ कभी, ये तो चांस की बात थी कि ऐसे हो गया, बट पढ़ना नहीं चाहता था कभी मैं। ठीक है। और ना मुझे पढ़ने का शौक है। आगे नाम लेने का मतलब हो जाएगा कि फिर आप खामा पिन पॉइंट कर रहे हो किसी आदमी को। फिर पता लगे तीसरी एल्बम नहीं, वो सर तीसरी एल्बम वो करना नहीं है सर, नेवर। अच्छा चलिए, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। ठीक है, एंड माय गॉड नोस। नहीं ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं तो फेयर इनफ। एक और सवाल मेरे माइंड में आता है कि भैया मुझे करना होता ना सर, तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। अगर मेरे को चमचागिरी करके और मुझे अगर ये चीजें करके अगर मुझे काम करना होता ना, तो आज मेरा बॉलीवुड में गाना होता। मेरा बहुत और सिंगर्स के साथ मेरे गाने होते, मेरी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन होती, बट मैं कभी थूक कर नहीं चाटता जिंदगी के अंदर, ना मेरे से चमचागिरी होती है लाइफ के अंदर। मैं अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीता हूँ। मैं कभी भी किसी की चमचागिरी और कभी भी किसी की गलत साइड नहीं लेता ज़िंदगी में। हाँ, साइड लेने वाली बात है। अगर आप मेरे यार हो, आप पे किसी ने उंगली उठाई है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी साइड लूँ। अगर मैं आपकी साइड नहीं लेता तो फिर मैं यार नहीं हूँ, फिर मैं मकार हूँ, फिर वो मकाली चल रही है, फिर वो दिखावे की यारी चल रही है। मेरा सिंपल सा लाइफ का सूल है। अभी आजकल के टाइम में जैसे आपने देखा, और मेरे को तो जानते हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं इस बारे में गिरी कमन क्या चीज़ है, वो यही बोलेंगे कि भाई यार कोई यार है, नकली काम नहीं होता उससे। सबसे ज़्यादा मैं खुद जानता हूँ, तो मुझे पता यार होगा, आपको पता होगा। फिर तो मैं एक मेरे माइंड में और क्वेश्चन कम्स इनटू माय माइंड कि बहुत सारे टाइम में ना कहते हैं कि जब आपके जब ओवरऑल आसपास के जो लोग हैं, जब टैलेंट कम हो जाए कंपैरेटिवली, तो बहुत सारा वीक कंटेंट भी देखने को मिलता है। आपको ऐसा देखने को मिलता है कि साला यार एक साला गाना ठीक तो नहीं, साला फिर इतना पॉपुलर कैसे हो गया यार। कोई ऑफ लेट आपको ऐसे गाने याद आ रहे होंगे तो आप बोलोगे साला कितना घटिया गाना है यार, इस साला मिलियन तक कैसे कर गया यार। तो एक तो वो कि आपको लगा यार कि ऑफ लेट ये गाने हैं और साला इनकी ओवर हाइप्ड हो गए यार, इनमें था ही कुछ नहीं, साला ये साला हम इतनी मेहनत से लोग पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, वो चल नहीं रहे, साला ये चल रहे हैं। दूसरा
कि आज ये जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, व्यूज़ का जो एक जाल बिछा हुआ है, वो उसमें 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व करना, वो अपनी रील्स लगा रहे हैं, स्टोरीज लगा रहे हैं, शॉर्ट्स लगा रहे हैं, क्या ये जो एक पूरा पैटर्न बना हुआ है, तो उसके बाद क्या लगता है आपको कि जेन्युइन जो टैलेंट है, जेन्युइन सिंगिंग की उतनी वैल्यू बचेगी? क्योंकि अब तो सिर्फ भेड़, जैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करें, मैंने आपको वही बताया ना कि जो आपको पहला वाला क्वेश्चन था कि आपने जो सवाल कि पूछा वो घटिया कोई गाना आया, आपको लगा गाना बड़ा घटिया है यार। इट इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि समय से पहले और आपका नसीब से ज्यादा नहीं, वो दैट आई एग्री, कभी नहीं मिलता। दैट आई एग्री। क्या पता वो गाना बना हो, नहीं पसंद आया, मुझे आपको नहीं पसंद आया, पर उसकी डेस्टिनी में हिट होना लिखा था, वो हिट हो गया। आपने डेस्टिनी की बात की ना, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। डेस्टिनी मैटर करती है, आपका कर्म तो अपनी जगह है, बिल्कुल करती है, आपके कर्म अपनी जगह है, बिल्कुल करती है। अब एक इन्फ्लुएंसर है राजू कलाकार, जो तूने दिल पे चढ़ वो बजाता है, ऐसे बहुत सारे लोग टिकली बोलते हैं उसको, ऐसे बहुत सारे लोग टिकली बहुत सारे पूरे इंडिया में जाते हैं, और उसके बाद निकल के आए, ये तो हम भी बजाते थे, पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। वो अब नहीं कर पाएंगे। उसका नसीब लिखा था, उसके डेस्टाइन था कि उसने उस गाने से हिट होके आज फेमस होना था। गाना भी आना था, टी सीरीज का नया गाना आ गया, एक और नया गाना आ गया उसका, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सही है सर। इट इज ऑल डेस्टाइंड, इट इज ऑल डेस्टाइंड। आप कुछ भी कर लो, आप घोड़े दौड़ा लो अपने, जब आपका समय आना है ना तो आना है, और जब नहीं आना तो घोड़े दौड़ा लो, कुछ नहीं होना आपका। और अपने आप घोड़े दौड़ने होंगे तो घोड़े त्री अपने आप आ जाएगा, अपने आप आएंगे सर। जब मैं आपको क्या बोला, किसी को कुछ नहीं आता, पर जब उसका समय आता है ना, फिर उसे सब कुछ आता है। देखो, आपकी बात से मेरे को याद आ गया कि एक वक्त की बड़ी खूबसूरत बात है, वक्त के लिए कही जाती है कि वक्त की एक खूबसूरत बात है कि वक्त सबका आता है, और वक्त आने पर वक्त बदलता ज़रूर है, फैक्ट है। तो इससे बड़ी खूबसूरत बात मुझे वक्त की लगती है। और आपने जो बात बोली, मुझे दो एग्जांपल याद आते हैं अभी ऑफ लेट, बड़े अभी रिसेंटली जिस चीज़ को हम सब ने विटनेस किया, हम सब ने। मैंने अभी शायद 3 या 4 महीने पहले पंजाब की सिरसा से बिलोंग करती हैं, रुपिंदर हांडा का इंटरव्यू किया था मैंने। रुपिंदर हांडा का पॉडकास्ट किया था 2015-16 में। उन्होंने गाना गाया काली एक्टिवा दे, और वो गाना चला, मॉडरेट चल के खत्म हो गया। 2024 में, यानी कि 9 साल के बाद फिर चल गया। वो एक शादी में चलना शुरू हुआ, और ऐसा चला, शादी, गाड़ी, मॉल, पार्टी, स्कूल ट्रिप्स, कहीं पर भी आप जा रहे हो तो हर आदमी आपको यही करता नजर आ रहा है कि मुझे काली एक्टिवा चाहिए, मुझे चल रहा था। सो दैट वाज वन थिंग। दूसरा, भारत के अंदर 144 साल के बाद आस्था का महाकुंभ होता है इलाहाबाद में। बिल्कुल। उस महाकुंभ के अंदर पूरी दुनिया की नज़र थी कि जहाँ पर करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उस स्नान को करने जा रहे हैं, उस स्नान करने अपने जीवन को पवित्र करने जा रहे हैं। 144 साल के बाद महाकुंभ हुआ, वहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आए, छोटे से लेके बड़ा। ऐसे संत भी आए जो 30-30 साल से, 20-20 साल से एक पैर पे खड़े। ऐसे संत भी आए जो एक हाथ जिनका 8-8 साल से हवा में रख के बैठे हैं, ऊपर रख रखा है। लेकिन उसके बाद उस यूनिवर्स की जो कृपा है, ये नसीब का जो खेल चला, वो 3 लोगों का भाग्य उदय, या जिसने उनको ऐसी लाइमलाइट दी कि पूरी दुनिया के अंदर आने लगा। हर्षा रिछारिया, वो जो साध्वी मॉडल बन गई, दूसरी वो मोनालिसा जो माला बेच रही, और तीसरा IIT बाबा। अब आप सोचिए कि करोड़ों लोगों के अंदर उस IIT बाबा तो फ्रॉड था, वो तो जो भी, मतलब मैं देखिए, मैं उस पे तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने किस्मत की बात की, वो उससे पहले IIT कर चुका था, घर छोड़ चुका था, बाबा बन चुका था, लेकिन उसको लाइमलाइट कब मिली? उस महाकुंभ के अंदर, जब समय आया था कि तुम 3 लोगों का भाग्य बदलने जा रहा है, तुम 3 लोगों का भाग्य बदलने जा रहा है इस महाकुंभ से। जबकि करोड़ों लोग गए, बहुत लोगों का बदला। कैसे? जो लोगों ने वहां पर गाड़ियां चलाई, टैक्सी चलाई, रेस्टोरेंट्स बनाए, चाय के काउंटर लगाए, सबका बदला। जिन लोगों ने वह टेंट बनाए, रहने की व्यवस्थाएं करी, होटल वाले जिनका लगातार वहां पर होटल पैक्ड रहे, सबका बदला। लेकिन अगर लाइमलाइट में ही है, लाइमलाइट में 3 लोग आए, तो उसी तरह जो रुपिंदर हांडा की बात मैंने की कि 9 साल बाद, मतलब आज अगर आप परीक्षा दें, आज मैं एक परीक्षा दूं और मुझे लगा कि भैया तेरे 40% नंबर से तू पास हो गया, और मैं 40%, और 9 साल में मुझे नहीं, पेपर रिवैल्यूएट हुए हैं, पेपर रीचेक हुए हैं, टॉप करा है, तू 99 तू टॉप करा है। हमारे जैसे का तो 8 फेल हो जाए, वैसे ये क्या हुआ? मैं तो 40% में दिवाली बना ली थी मैंने। सब डेस्टाइन्ड है, सब छपा हुआ है, ईश्वर ने सब लिखा हुआ है कि इस डेट को इतने बजे तेरे साथ ये होगा, और वो होता है। ये हम आप तो एक सिर्फ कठपुतली हैं जो रंगमंच में सिर्फ खेल खेल रहे हैं। ये सब खेला रचा हुआ उसका है, एज सिंपल एज दैट। म्यूजिक अवार्ड्स की बात करें, अभी बहुत सारे म्यूजिक अवार्ड्स होते हैं, प्राइवेट भी हो रहे हैं, बड़े बड़े फोरम्स के भी हो रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के भी हो रहे हैं।
आपको लगता है कि जितने ये आज के टाइम में जो कैटेगरीज आ रही हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, म्यूजिक अवार्ड्स, आर दे जेन्युइनली ऑथेंटिक? और आपको लगता है साला फिक्स है सब कुछ यार, ये साला पहले ही फिक्स होता है, बंदे को होना था कि तेरा नाम है, सब फिक्स्ड है? सब फिक्स है सर, सब कुछ, सब धांधलेबाजियाँ चल रही हैं, सब बिकता है? सब बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, एज सिंपल एज दैट। मतलब आप मानते हो कि जितने भी आज के टाइम में अवार्ड शो चल रहे हैं, खासतौर पे बड़े बड़े म्यूजिक अवार्ड, सब फिक्स्ड है, सब प्री फिक्स्ड है, उनको पता है कि तेरे को मिलेगा? सब अच्छा, एक मैं आपसे गिरीश भाई, अवार्ड के नाम पे एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल मेरे दिमाग में आया। आज इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर बात करें, सब जगह पे छोटे बड़े मिलाकर औसतन साल में मुझे लगता है 500-700 अवार्ड शोज होते हैं, ज़्यादा ही होते होंगे शायद, मुझे लगता है छोटे बड़े मिला के। छोटी छोटी एजेंसी भी कर रही है, छोटे चैनल्स भी कर रहे हैं, प्रिंट वाले भी कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक टाइम जो अवार्ड्स की ऑथेंटिसिटी थी, अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक अवार्ड्स, जो अवार्ड की ऑथेंटिसिटी, आज तो ऐसे लगता है कि बिकॉज आई हैव नो, एक्चुअली फिक्स इस सेंस में मेरे को लगता होता है कि जैसे एक चीज के लिए नॉमिनेटेड 4 लोग हैं, एक को तो अवार्ड तो एक को देना, एक कोई मिलेगा, तो मुझे ये लगता है कि उसको पहले बता दिया जाता है कि भाई तू जरूर हुई हो, तू जरूरी है, तेरे को अवार्ड देना है, तेरी तो ताली बजेगी। तो यहाँ तक ये मतलब मुझे ये नहीं लगता कि कोई खरीदता होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मैंने म्यूजिक अवार्ड की तो एक अलग बात हो गई। नहीं, म्यूजिक अवार्ड भी हो, अब देखो सर, फिल्म फेयर मैंने कभी अटेंड नहीं करा, मतलब बॉलीवुड का कभी आईफा मैंने कभी अटेंड नहीं करा, है ना, बट सुना है, जो आपने बात बोली मैंने सुनी है कि अवार्ड बिकते हैं, मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि पहले बता दिया जाता है उस व्यक्ति को कि भाई तेरा अवार्ड है, जरा तैयार शर हो गया ही हो। भाई बताना, उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो पता लगेगा। वो बताता नहीं है कि मेरे को पता है। हाँ, वो अगर वो बता देगा तो सबसे तैयार होके जाता है। हाँ, वो सबसे ज्यादा मस्त दूल्हा बन के जाता है। हाँ, वो दूल्हा बन के, तो जो अवार्ड में दूल्हा बन के जा रहा हो ना, दूल्हा बन के, उसको अवार्ड मिलने वाला है, इसको मिलना है। ये नहीं कि उसने खरीदा है, ये पूरा चमक वमक के गया आज, ऐसा नहीं है कि उसने खरीदा होगा, बट उसको पता होता है कि यार मेरा अवार्ड है, आज मेरे को मिलना है, तो मैं जरा सुंदर सा बन के जाऊँ, इतना तक हो सकता है। फोटो वोटो बढ़िया होनी है ऊपर स्टेज, इतना तक हो सकता है, और उसमें गलत भी नहीं है। सपोज करो मैं, उसमें क्या आप नॉमिनेटेड हो और मैंने आपको फोन करा, सीधी बात है, आपको मैंने आपको अवार्ड के लिए इनवाइट करा कि आप फलाना अवार्ड है, आपने आना है, तो माइट भी आप नहीं भी जा सकते ना, यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, पर मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब 4 नॉमिनेशन है, आपका काम अच्छा लगा, आपको अवार्ड देना, तो आप आना, वो ठीक है, फेयर इनफ, वहां तक मुझे लगता है सेट है सारा, फेयर इनफ है, उसको बता देते हैं, फेयर इनफ। कोई मतलब अचानक बम नहीं फोड़ते कि तेरे को मिल गया, तेरे को वो नहीं होता, इतना तक है कि बता देते हैं कि भाई साहब मेरे को बताना था, मैं कुर्ता में डाल, हाँ मेरे को बता रहे थे भाई साहब मैं तो ऐसे ही आ गया, ऐसे ही चप्पल डाले, तो वहां तक तो ठीक है, बट मुझे ये नहीं लगता कि शायद खरीदते हो लोग, मुझे बस सुना है कि लोग कहते हैं कि यार नहीं, बट मैं उन बड़े अवार्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, ये अवार्ड हो गया तुम्हारा एशिया, प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड हो गया, फलाना हो गया, ग्लोबल अवार्ड हो गया। वो अवार्ड में सुनते हैं कि भैया 40 कलाकार, 40 लोग बुलाए, एक बड़ी सेलिब्रिटी बुलाई, मैं मतलब एक मार्केट के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, विच वी कीप ऑन हियरिंग इट, कि मार्केट के ट्रेंड, एक बड़ी सेलिब्रिटी बुलाई, कोई भी बुलाई, XYZ कोई भी हो सकता है, वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो एक्टर आर्टिस्ट भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, 30-40 लोग बुलाए, उनको अवार्ड दे दिया। क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, कुछ पता नहीं है। अवार्ड वो छोटे मोटे अवार्ड होते हैं, वो जो अवार्ड दे रहे, वो बस खुश करने के लिए लोग भी खुश होते हैं अवार्ड मीडिया में, लेकिन वो खुश किसको करते हैं, क्योंकि उनके अलावा तो कोई उनके अलावा कोई खुश हो नहीं रहा। छोटे मोटे सारे अवार्ड की बात होती है वो तो, हाँ, मैं उसी की बात, हर गली नुक्कड़ अवार्ड चलते रहते हैं कि चल भाई साहब आप आना है, आपको अवार्ड देना, हमने आप आना, आपको अवार्ड देना है। वहां जाके मैं जो बैठ रहे हैं, वहां जाके पता लग रहा है 20 लोग आए हुए हैं साथ के, हम जोड़े में अवार्ड मिलना है, अवार्ड मिलना है, देख रहे हैं दूसरा अवार्ड उसको, तीसरा उसको, अबे सबको मिल रहा है क्या? तीसरा, उसके बाद सिर्फ वेटर ही बचते हैं बस, हाँ, जिनको नहीं मिला। छोटी मोटी चीजें होती हैं, वो मैं उनको अवार्ड नहीं मानता। दोस आर नॉट अवार्ड्स। अवार्ड्स तो आईफा अवार्ड्स, आपका PTC अवार्ड है, अवार्ड आपका आईफा अवार्ड है, अवार्ड आपका जो बड़े बड़े अवार्ड। एक अवार्ड मैंने भी अपने चैनल में किया था, शायद वो भी आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। एक अवार्ड हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया था, अवार्ड शो किया था आपने, वो भी छोटा सा प्रयास किया। बेसिकली क्या है कि, और वो जेन्युइनली बताऊँ, वो फेयर था। हाँ, फेयर था, दैट वाज फेयर, दैट वाज 100% फेयर। वो आपके लिए बात है कि हाँ ठीक है कि हमने, सर अगर किसी को बुला के आप एक मंच में एक इज्जत दे रहे हो ना, तो उसको अवार्ड देना नहीं कहते। अवार्ड आपके काम का अवार्ड होता है, जो आपको मिलता है, जिसपे जो आपने काम किया होता है, वो उसकी जीत होती है। मैं उसको अवार्ड मानता हूँ। मैं आपके अवार्ड शो पे आया, आपने मुझे मीट एंड ग्रीट कर दिया, आपने मुझे मतलब ग्रीट कर दिया, आपने मुझे एक मोमेंटो ट्रॉफी दे दिया, तो वो आपने मेरे को इज्जत दी है, मैं उसको अवार्ड नहीं मानता। अवार्ड नहीं, ठीक है, अवार्ड मैं उसको मानता हूँ कि जहाँ मैं नॉमिनेटेड हूँ, नॉमिनेटेड, यस, वेयर आई एम नॉमिनेटेड, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो दैट इज वो अवार्ड है। ये अवार्ड नहीं है, ये तो छोटे मोटे चलते रहते हैं। ये तो ये आपने इंडस्ट्री के अंदर ना एक थोड़ा सा सिनेरियो चेंज किया था, थोड़ा सा ट्रेंड, मैं उसको ट्रेंड सेटर ही कहूँगा।
आपकी एक एल्बम आई थी बहुत साल पहले जो सुपर डुपर हिट गई थी, साड़ी वाली गर्ल। अब साड़ी वाली गर्ल की बात करते हैं जब आप उस एल्बम की बात करते हो तो सबको लगता है कि साड़ी वाली गर्ल मीन्स ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन वेरी क्योंकि भारतीय महिलाओं का मेन परिधान उसको बोला जाता है, अटायर बोला जाता है, संस्कृति हिंदुस्तान की। एंड द इंडियन लेडीज लुक्स वेरी गॉर्जियस व्हाइल वेयरिंग साड़ीज ऑल्सो। बट आपने बड़ा उसको एक अलग तरीके से किया था। आपने जिस एक्ट्रेस या मॉडल को उसमें कास्ट किया था, उनकी इमेज जो है, बिकॉज शी हैज़ अ बोल्ड पर्सोना एंड ऑल दैट, एंड शी हैज़ अ बोल्ड इमेज, सनी लियोनी को। तो ये जो थॉट प्रोसेस था, ये थॉट प्रोसेस आपको कोई फ्यूजन क्रिएट करना था कि साड़ी वाली गर्ल इंडियन अटायर, विमेन जो लेडी ले रहा हूँ वो बोल्ड और उस तरह की ले रहा हूँ। सो हाउ डिड यू वर्क इट आउट दिस? ये कैसे किया था कि आपने बिल्कुल ऑल टुगेदर? आप हुआ था, हमने कुछ नहीं किया था, हमारा कोई विचार नहीं था, हमने सिर्फ गाना बनाया। जानी बी प्राक, जानी भाई ने लिखा था, बी प्राक ने म्यूजिक दिया था, मैंने गाया था, सोनी से रिलीज हुआ था। हमने पहले ट्रैक बनाया, ट्रैक बना के हमारा कोई विचार नहीं था सनी लियोनी को लेना, हमारा कोई विचार नहीं था कि बड़ी एक्ट्रेस लेनी है। हमने ऐसा गाना बनाया था बस, गाना अच्छा बन गया, सोनी को पसंद आया। हमने शूट प्लान कर लिया, विरसा आर्ट्स अरविंदर खेरा को हमने शूट दिया और भाई शूट करना दुबई में। हमें कुछ नहीं पता था, ये तो सडनली एक इत्तेफाक हुआ, ऊपर वाले का लिखा हुआ था, एक संजोग की बात थी। मुझे सनी लियोनी एक होटल में दिख गई डिनर करती हुई अपनी हस्बैंड के साथ, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। मैंने सनी लियोनी को देखा, मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार, आइडिया भी क्या आया, मेरे दिमाग में आया कि सनी लियोनी को लेते हैं। एकदम क्लिक हुआ। तो मैंने जाके वहाँ पे जो स्टीवर्ड था उसको मैंने बोला कि मैंने कहा यार मुझे ना इनसे मिलना है। और उस समय सनी लियोनी का बहुत बड़ा नाम था, आज भी बड़ा नाम है, उस समय बहुत बड़ा नाम था। उस समय वो मैक्सिमम सर्च में थी यूट्यूब की, लोग देखना पसंद कर रहे थे उनको। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा यार ये मेरे टिश्यू पेपर मैंने लिख के दिया कि मुझे मिलना है। सो वो जाके उसको सनी लियोनी को और उनके हस्बैंड डैनियल उनको देने गया। डैनियल ने पर्चा वो देखा एंड ही वाज, उन्होंने देख के ही सेड कि ठीक है आफ्टर डिनर विल मीट। टेलिंग फाइन ओके। देन मैंने अपनी फैमिली को घर भेज दिया, लॉबी में हमारी मीटिंग हुई, मैंने उनको गाना सुनाया, सनी को गाना बहुत पसंद आया। मैंने कहा जिसमें आपको फीचर करना है हमने, एंड द गुड पार्ट इज हमने साड़ी बनानी है इसमें आपको। सो शी लव्ड द कंसेप्ट ऑफ दैट वीडियो। शी सेड ओके डन फाइन। डैनियल से मेरी फिर बात हुई, हमने मेल्स के थ्रू अपने आदान प्रदान करा, अपने व्यूज़ की, हमें ये मैं यहाँ शूट होगा, उसने अपने व्यूज़ शेयर किए कि मुझे यही चीज़ चाहिए। हमारा ओके हुआ, मैंने सोनी से बात करी, सोनी सेड ओके, देन वी शॉट इट एंड दैट इज द हिस्ट्री। कोई ऐसा इट वाज नॉट प्री प्लान, बट ठीक है, इट्स अ फेयर स्टोरी। प्री प्लान नहीं था कुछ, ये सिर्फ ऊपर लिखा था। द रेस्ट इज हिस्ट्री। द रेस्ट इज हिस्ट्री की वो दैट मेड दैट सॉन्ग मेड सनी लियोनी को साड़ी बनाने वाला सबसे पहले मैं ही था। बाकी तो खैर चलो खैर एनी हाउ। तो अभी एक और मेरे इंटरेस्टिंग चीज़ दिमाग में आ रही है कि आप सिंगर्स, एक्टर और प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, ज़्यादातर इंटरेक्ट उनके साथ करते हैं, क्योंकि हर प्रोफेशन के अंदर ऐसा होता है कि आदमी कहीं ना कहीं अपने काम करवाने के लिए सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, जहाँ लगता है ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो सिंगर्स, एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है? कन्वीनियंस के हिसाब से। क्या लगता है यार साला इसको टरका दो यार, कोई मान लो डेट मांग रहा है, उसको कह रहा नहीं है साला पैसे कम बोल रहा है यार, टरका दे इसको, बोलते हैं डेट नहीं है, डेट ऑलरेडी मेरी लगी हुई है तो इसको टरका दे। सर ऐसा नहीं, सारे झूठ बोलते हैं, सारे सच बोलते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसा वो नहीं है कि या डायरेक्टर बोलता हो, प्रोड्यूसर, सिंगर या राइटर। अपने सूरत के हिसाब से, जिसका जब समय चल रहा है उस हिसाब से वो झूठ बोल देता है, छोटी मोटी। गिरी कमन ने जिंदगी में, अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ को जिसको बाद में लगता है साला यार ये मैं उस टाइम नहीं करना था यार, मुझे आज गिल्ट होता हो, आज मन में लगता हो कि नहीं यार ये काम करने से बचा जा सकता था, बट उस टाइम आदमी भाव में कर गया, पैसे की जरूरत को कर गया, कोई और किसी चीज़ को लेकर? नहीं सर, मैं कभी मैं कभी गिल्ट नहीं करता। मैंने जो कर दिया वो मैंने कर दिया। मैं फिर किसी चीज़ की गिल्ट नहीं है। कोई सॉन्ग किया हो, किसी के साथ काम किया करें, साला घटिया आदमी था यार, साला इसके साथ कभी नहीं करूंगा यार, ये मेरे से गलत डिसीजन हुआ उस टाइम, इसका काम उस समय कर दिया था, अब नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब गिल्ट कभी नहीं हो, क्यों करा, कर दिया वो ठीक है, वो इट हार्डली मैटर्स। जो चीज़ चली गई वो चली गई, अब ना करो। गिल्ट नहीं है कि मैंने क्यों कर दिया है, नहीं करना चाहिए था, ऐसा कभी मैंने सोचा। जो कर दिया वो कर दिया, मैं कभी करने के बाद सोचता नहीं, क्योंकि करवाने वाला मैं नहीं, करने वाला सिंगिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें
तो गिरी कमन का एक कोई ऐसा बंदे का नाम जो लगता है यार कि साला कभी भी फ़ोन कर ले, 24 घंटे खड़ा हूँ भाई, 24 घंटे, जिसको आपने यारी बोला ना कि 24 घंटे रात को फ़ोन करेगा बंदे के लिए उपलब्ध। और एक ऐसा बंदा, भाई साहब तू 5 करोड़ दे दे, तेरे साथ नहीं करूँगा। छोड़ो फिर सर नाम लेने का मुझे नहीं तो ठीक सर, मैंने तो पूछा नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई अब जिंदगी में बहुत कुछ जिससे मेरे विचार नहीं मिलते, जिससे मेरा किसी चीज़ का मतभेद है ना, वो मेरा किसी से मेरे इश्यूज है किसी के साथ, पहली बात तो मुझे गाना बोलेगा क्यों, बोलेगा ही नहीं, बोलेगा तो वैसे तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो मैंने करना नहीं है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। ये तो ये है कि नाम लेके किसी का फायदा नहीं है। और दूसरा क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया और मैंने करके मिट्टी डाल दी, क्योंकि मेरा मानना है कि करो और मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ईश्वर उसका है, मेरा ईश्वर मेरा है, भगवान सब देख रहा है, कर्मों के हिसाब से फल अपना मिलेगा। आपने नाम नहीं बताया, आपने नाम नहीं बताया कि कौन सा ऐसा सिंगर या दोस्त आपको लगता है भाई साहब वो जो बोलेगा 24 घंटे खड़ा हूँ उसके लिए, कभी बोलेगा रात को भी बोलेगा तो उसके भाई के लिए खड़ा हूँ। अब फिर आप बोलोगे कि अगला गाना उसके साथ आएगा, मैं बोलना नहीं चाह रहा। नहीं तो समझे नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात हो सकता है इसी बारे में नई आने वाली एल्बम पता लग जाए कौन सी है, किसके साथ आ रही है, बता दो ना। तो सर मैंने आपको फिर बोलूंगा, आप ऐसे कभी भाई एक नाम तो ले, देखो एक नाम वो जिसके साथ गिरी भाई 24 घंटे, भाई साहब भाई का फोन आ जाए तो मैं खड़ा हूँ भाई। देखो इस बात के लिए मैं बता रहा हूँ, एल्बम है हनी सिंह मासूम, और बोलो चलो आप, ठीक है, और ये दो अपने कुंवर विर्क है, कुंवर विर्क, क्या बात है, ठीक है। और कुंवर विर्क के साथ एल्बम तो नहीं आई, नहीं आ रही, इसके बाद आ भी नहीं रही है, इसके बाद आएगी, नहीं आ भी नहीं रही है, हमारा अपने प्लान भी नहीं है। केडी अपना हरियाणा वाला केडी देसी रॉक, ठीक है। केडी के साथ आई, एमडी, हाँ केडी के साथ एल्बम आई, नहीं आई है, अब आएगी। वो आपको मूवी की चक्कर पर मैंने देखो, सुनो मेरी बात, ठीक है, बढ़िया, ये मैंने आपको दिल से बताया, बिल्कुल ठीक है, फेयर एनफ, आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट, फेयर। ये गणेश जी बैठे हैं, फेयर एनफ, हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ कि कुछ मेरे जिंदगी में सर इंडस्ट्री के अंदर कुछ गिनती के यार हैं। देखो गिरी भाई, इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा, एक्सेप्ट करने के लिए, दिल से बोलने के लिए कि भाई है और भाई के लिए 24 घंटा हूं, इसके लिए भी करेज चाहिए, और उस बात के लिए भी करेज चाहिए कि भाई साहब इसके साथ नहीं करूंगा, फायदा हो नुकसान हो नहीं करूंगा करेज भी चाहिए, नहीं करूंगा मैं इस बात के लिए, मतलब आपकी ऑनेस्टी के लिए आई ट्रूली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट दैट। मेरी गिनती के इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 5-7 लोग ही हैं जिनके लिए मैं जिंदगी भर खड़ा हूं, वो बैठ जाए कभी भी मुझे मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं किसके साथ 100% किसके साथ नहीं करूंगा, मैंने 100% दिया आज तक और 100% देता रहूंगा, किसके साथ नहीं करूंगा, चाहे साला कितना ही फायदा हो जाए, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। एक दो नाम जितने जो आप, बादशाह और दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ आज ही स्टॉलवर्ड सर, क्यों दिलजीत दोसांझ के साथ क्या है सर, क्यों नहीं करेंगे सर? आज हर आदमी चाहता है दिलजीत दोसांझ के साथ मिल जाए। तो देखो पहली बात तो दिलजीत दोसांझ बहुत बड़ा नाम है आज के डेट में ना, तो पहली बात तो शायद वही मेरे साथ नहीं करेगा, है ना। आपने पूछा तो मैंने नाम लिया, नहीं मैंने इसीलिए पूछा, मुझे तो पता नहीं ना आप किसके, मैं बड़ा सच्चा और स्पष्ट, बट दिलजीत दोसांझ मैं बड़ा सच्चा और स्पष्ट, बादशाह का तो मुझे सुनो ना, मैं बड़ा सच्चा और स्पष्ट आपको जवाब दे रहा हूँ, कोई इसमें दो रहने को छुपाने वाली बात नहीं है। पहली बात तो वो मुझे नहीं बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे तो मेरा ना है, रीजन बीइंग अभी इनका कंट्रोवर्सी हुई थी पीछे ना किसी चीज को लेके, उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस ली थी, कोई दिक्कत नहीं, ली थी, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, हर एक का पेट पलना चाहिए, हर एक का घर चलना चाहिए, हर एक को उसकी काम की कदर मिलनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं। हमारा पुलवामा हमला हुआ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के थ्रू हुआ, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, इंडिया ने एक्शन भी लिया, उनकी मूवी रिलीज होने वाली थी, लोगों ने आवाज उठाई कि भाई पाकिस्तानी एक्ट्रेस नहीं आने देंगे, नहीं होनी चाहिए, वो चाहते तो दोबारा मूवी बन सकती थी, जहाँ उस एक्ट्रेस का पार्ट है वो दोबारा बन सकता था, भाई बहुत पैसा है उनके पास, प्रोड्यूसर के पास बहुत पैसा है, ये दिलजीत के पास बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लग जाता, भाई आज की डेट में 25 से 30 दिन में मूवी बन जाती है दोबारा, या नई मूवी 25-30 दिन में बन जाती है, दोबारा कर सकते थे, चलो नहीं भी करना चाहते थे तो वो ये कहते कि चलो जी हमें पता नहीं था, हमने इन एक्ट्रेस को, सर्कमस्टेंस कुछ पहले और थे ना, हमने इस एक्ट्रेस को ले लिया, हमारी मेहनत लगी है, कृपया करके आप प्लीज हमारी मेहनत को खराब ना करें, एक बार मौका दें, देखें। एंड दैट टू उस एक्ट्रेस ने हमारे हिंदुस्तान के पे आरोप लगाया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर, जिस एक्ट्रेस को उन्होंने मूवी में लिया था, उसी एक्ट्रेस ने
हमारी आर्मी पे सवाल उठाया, जो हमारी देश की जान है, जो हमारा देश की बैकबोन है, आर्मी पे उल्टा सीधा बोला, उसको भी उन्होंने दिलजीत ने डिफेंड करा। चाहते तो वो एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के, मतलब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो सवाल उठा सकते थे, वो एक्शन, वो इस बात को वो चाहते तो वो रोक सकते थे कि यार हिंदुस्तान पहले है, रोक हमारा सकते थे देश, हाँ। हमारा देश, मैं ढंग से कह नहीं पाया, मतलब वो चाहते तो कर सकते थे कि भाई देश सर्वोप्रिय है, हाँ, देश सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें बाद सब में। चीजें बाद में है, क्योंकि धरती माँ से ऊपर कुछ नहीं है। जिस धरती ने हमको जन्म दिया, जिस धरती पे हम पैदा हुए, जिस धरती से हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिस धरती पे हम अपना काम करते हैं, जिस धरती के लोगों ने हमें प्यार दिया, हमें पहले उनकी साइड लेनी चाहिए थी, हमें पहले उनको देखना चाहिए था, ना कि आपने एक मूवी बना दी, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस ले ली, उस एक्ट्रेस ने उल्टा सीधा हमारे देश के लिए बोला, हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोला, चलो एक अलग चीज हो गई वो, अरे देश की आर्मी के लिए बोला यार, जो सर्दी गर्मी तूफान में सरहद पे लगे हुए हैं, जिनकी वजह से हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आप उनकी तो साइड ले सकते थे कम से कम। बट उन्होंने ये बोला कि जी कुछ नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉलीवुड की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने गाने खुद निकाल सकते हैं, मैं बॉलीवुड पे डिपेंड नहीं करता। बॉलीवुड में तो तुम्हें काम मिलना शुरू हुआ था, तो ना करते बॉलीवुड भाई, तुम छोड़ देते बॉलीवुड की मूवी, अगर तुम इतने ही सक्षम हो अपने सोलो सॉन्ग्स में, ना करते, मना कर देते। सब बेकार की बातें हैं सर, ये बॉर्डर फिल्म आ रही है, लोग वो भी देखने जाएंगे, ये सब कहने की बातें हैं, ये दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं। मेरा स्पष्ट स्टैंड है, मैं नहीं करूंगा जिंदगी में, मुझे मौका भी मिलेगा तो, मुझे मौका भी मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। मैं ये वर्ड कह रहा हूँ, वहाँ पहली बात तो बोलेंगे तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, मेरे लिए मेरी मातृभूमि पहले है। सो एटलीस्ट योर व्यू पॉइंट इज क्लियर कि भैया किसके साथ करना चाहोगे और किसके साथ नहीं करना, तो नहीं करना। मेरे को पर्सनली, मैं दिलजीत दोसांझ जी से आज तक नहीं मिला, ना मेरा कभी उनसे वास्ता पड़ा, ना कोई मैटर है, मेरा कोई पर्सनल कोई उनसे ग्रजेस नहीं है, कोई पर्सनल इशूज नहीं है। बट इस चीज़ को देख के मेरा दिल बहुत दुखा, मुझे लगा नहीं यार, दिस इज समथिंग रॉन्ग, एटलीस्ट आई शुड टेक द स्टैंड कि यार मैं नहीं करूँगा, बाकी जिसको गू खाना खाओ, मैं नहीं। आपकी बात से मेरे को एक मीम याद आ गया, कि मीम बहुत चलता है, वाह बेटा तुम गू खा के मानोगे, वो एक मीम बहुत चलता है आजकल। ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, अननेसेसरी नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी आप क्योंकि हरियाणा से कनेक्टेड रहते दिल्ली में, हरियाणा से कनेक्टेड रहते, हरियाणा के कलाकारों के साथ आपके बहुत मिलना, एल्बम, फिर हरियाणा के पार्टी, जैसे आपने दिग्विजय दुष्यंत का नाम लिया, जननायक जनता पार्टी। अभी हरियाणा के अंदर हाल में ही एक इंसिडेंट हुआ है, एक भिवानी की एक लड़की की डेथ हुई, अगर आपको पता हो, मनीषा, आप टीचर अवेयर हैं आप? हाँ, मैंने एक वीडियो भी डाली थी। हाँ, वीडियो, तो मैं उसके बारे में आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँ, हाउ यू टेक दैट, बिकॉज आपने सारा सिनेरियो देखा, किस तरह से उनके प्रोटेस्ट हुए, उसकी डेड बॉडी मिली, फिर उसके बाद जो कुछ लोगों ने, सोशल मीडिया के लोगों ने जो उसकी कवरेज की, उनके ऊपर भी कई धाराएं लगाकर, अभी एक हमारे देसी पत्रकार हैं, उनके ऊपर भी धाराएं लगा के अरेस्टेड किया, कि शायद उन्होंने कुछ ओवर सेंसिटिव मामले के ऊपर ओवर कुछ इस तरह कवरेज की, जो भी था। मैं आपका इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर आई वांट टू टेक योर व्यू पॉइंट ऑल्सो। सर, मैंने भी वीडियो बना के डाला था, मैंने उसमें सिर्फ इतना कहा था कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, वो उस लड़की पे जब बीत रहा होगा, वो उसको पता होगा, जब उसके साथ वो हो रहा था, किस दर्द में होगी, किस दुख में होगी वो लड़की, और अब उसके परिवार पे बीत रहा होगा कि उनकी बेटी, उनकी बहू, किसी की, मतलब हूसोएवर, वो अभी दुनिया में नहीं रही। तो मैंने भी वीडियो बनाई थी, मैंने वीडियो में ये बोला था कि भाई आप लोग स्टैंड विद मनीषा का हैशटैग यूज़ करें और शांतिपूर्वक इस बात को आगे लेके जाएं, एग्रेसिव होकर आगे लेके जाने का। जब जो चीज़ उन, मतलब मतलब इंसान हो तो मैं क्या बोलूँ, कुत्ता ही बोलूँगा उनको, कि हम सुप्रीम, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन निकाला कि भाई सारे कुत्तों को पकड़ के एक जगह बंद कर दो। असली कुत्ते तो वो हैं, असली भेड़िए तो वो हैं। कुत्ते तो फिर वफादार हैं, कुत्ते तो फिर आपके इमोशन को समझते हैं। मैं तो कुत्ते को इंसान कहूँगा, मैं तो कुत्ता उनको बोलूँगा बेसिकली। तो मेरा सिर्फ ये स्टैंड रहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि एग्रेसिव होके कोई काम नहीं करना चाहिए।
अगर आपको किसी की आवाज़ भी उठानी है तो एग्रेसिव होके नहीं, शांतिपूर्वक आवाज़ उठाओ, उस आवाज़ में भी बहुत जान होती है। और आप अगर एग्रेसिव होकर आवाज़ उठा दोगे ना तो आपकी आवाज़ उठाई भी बेकार जाती है, क्योंकि आपने तो वही सेम काम करा। अगर आप दंगे फसाद कर दो, आप ये चीज़ें शुरू कर दो, तो आप में और उन दरिंदों में फ़र्क क्या रह गया? कोई फ़र्क नहीं रह गया। सरकार को सरकार का काम करने दो, कोर्ट को कोर्ट का काम करने दो। आवाज़ उठानी ज़रूरी है, आपका हक है, डेमोक्रेसी है, आपका हक है, आप आवाज़ उठाओ, बट शांतिपूर्वक तरीके से। किसी को ब्लेम मत करो, किसी को डिफेम मत करो, आप उसके साथ, उसके परिवार के साथ खड़े रहो। आवाज़ उठानी चाहिए बट बड़े तरीके से और शांतिपूर्वक, ताकि लोग एग्रेसिव ना हो। क्योंकि जब एक व्यक्ति, कोई नॉन पर्सनैलिटी जब कोई आवाज़ उठाता है ना, तो उसको देखने वाले 100 लोग होते हैं। वो भेड़ चाल का वो फिर ना वो देखा देखी एग्रेशन की तरफ चला जाती चीज़ें, जो कि गलत है। अभी आपने एक दूसरी और चीज़ बात की, वो भी ऑफ लेट बड़ा हॉट टॉपिक रहा, डॉग्स का। जो स्ट्रीट डॉग्स की बात करें, स्ट्रीट डॉग्स की बात करें तो उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं जो भी बाहर हैं, इनको किसी जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स के अंदर सारों को किया जाए, सारे जगह इकट्ठे, ताकि स्ट्रे जो गलियाँ हैं, जो लोगों के साथ इंसिडेंट होते हैं, गली में चलते किसी बच्चे को काट लिया, लेडी को काट लिया या कुछ और कर लिया, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए। अगर मुझे ऑफ लेट बात करूँ तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमारे वाघ बकरी चाय के जो MD थे, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। आई डोंट नो आपकी नॉलेज में है कि नहीं है। वाघ बकरी चाय के जो मालिक थे, जो उसके ओनर थे, वो मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे तो एक गली का डॉग उनके पीछे पड़ गया था। वो उससे बचने के लिए जब भागे तो भागते वक्त वो गिर गए और उनको हेड इंजरी हो गई थी और ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये शायद अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, शायद साल 1.5 साल हो गया होगा। तो मैं आपको ये वन ऑफ द इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इतने वहाँ अगर शेल्टर होम्स में जाएंगे या वहाँ जाएंगे तो वहाँ उनकी केयर नहीं हो गई, और बेजुबान का कौन एंड दिस एंड दैट टाइप्स बहुत सारी बातें हुई। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू किया, अपने डिसीजन को। रिव्यू के बाद एक दोबारा डिसीजन आया कि भाई इनको वैक्सीनेट करके जो डेंजरस कुत्ते हैं, जो बहुत एग्रेसिव डॉग्स हैं, उनको अभी भी शेल्टर होम्स में ले जाया जाए, और जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट करके, ताकि किसी के साथ, क्योंकि अभी ऑफ लेट हमने देखा कि एक कबड्डी के खिलाड़ी थे, उनको शायद रेबीज से डेथ हुई, और बड़े प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कीपिंग दीज सच इंसिडेंट्स इन माइंड कि आफ्टर ऑल एक जानवर है, तो जानवर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर भी कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल भी, कि आपको पता नहीं हो सकता वो नॉर्मल बैठा है, आप हाथ फेर दो तो वो काट ले आपको। सो जस्ट बिकॉज कीपिंग इन हाउ डू यू टेक इट? आपको लगता है कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वॉज इट फेयर, या आपको लगता है कि जो अब दिया गया, मतलब व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस? नहीं, देखो सर, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने अब दिया है वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। हर एक डॉग एग्रेसिव नहीं होता। मैं जानवर जो एक सर जानवर जो होता है ना, जानवर बहुत समझदार होता है। व्यक्ति से, इंसान से ज़्यादा जानवर समझदार होता है, और सारे जानवर एक जैसे नहीं होते। जो एग्रेसिव डॉग है, आप उसको शेल्टर होम लेके जाओ, या उसको आप जो भी आपने करना है आप वो करो, बट एक के चक्कर में सबको लपेट दो, कोई फायदा नहीं है। उनकी बेचारों की क्या गलती है? ये तो वही बात होगी कि अगर समाज के अंदर अगर 4 बदमाश घूम रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर, पूरी सोसाइटी को बैन कर दो। अरे उन 4 बदमाशों को उठा के अंदर करो ना, पूरी सोसाइटी की क्या गलती है? भाई अगर कोई बदमाश आपका दोस्त है तो आपकी गलती थोड़ा ना है, वो बदमाश बना अपने सर्कमस्टेंसेस से बन गया, चलो कोई बात नहीं। अगर वो आपको जानता है, पुलिस आपको धमका रही है, रेड कर रही है, कुछ कर रही है, तो आपकी गलती थोड़ा ना है। भाई वो तो जानता था, पड़ोस में रहता था, तो ठीक है, हेलो थी, उसको पकड़ो, उसको बंद करो। ये थोड़ा ना कि दीपक जी को बंद कर दोगे। तो जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको उठा के शेल्टर होम्स में लेके जाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको लेके जाओ। बाकी तो यार जानवर बेजुबान है, उसको ना वो खाना मांग सकता है, ना वो कुछ कह सकता है। आप छेड़ोगे तो ही पंगा लेगा। और जो आपने बात करी कि जो कुछ एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनको ले जाना चाहिए। फिर अभी चलते चलते लेट्स ट्राई एंड रैप अप द पॉडकास्ट। यार 2-3 सवाल हो लेते हैं एंड लेट्स रैप इट अप। आजकल जैसे आप मान लीजिए सिंगर है, मान लीजिए आपने घोड़े 3 करी, मासूम शर्मा के साथ एक शीशे वाली चुन्नी करी, आपको आप बिकॉज ऑब्जर्व भी करते हो कि जो ओरिजिनल सिंगर है, आपने गाना गाया, उसके बाद क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अलग अलग मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं एंड ऑल दैट। और जब बड़े जो मान लीजिए चाहे वो इवेंट मैनेजर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं,
छोटे मोटे इवेंट्स पे ले जाते हैं, तो वो ओरिजिनल सिंगर्स की बजाय ना इन इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को, इनको ले जाते हैं कि लगता है यार कम पैसे में हमारा काम चल रहा है यार, एंटरटेन तो कर ही देगा भाई, गाना वही चला ही देंगे हमारे को। तो आपको लगता है, डू यू फील जस्टिफाइड कि यार जो ओरिजिनल सिंगर ने भैया गाना गाया तो उसको कम से कम इक्वल उतना तो तुम वो दो ना कि आप उनको जेन्युइनली नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हर एक चीज को फैलाने में। अब सैयारा मूवी क्यों हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई, इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल था। सुना है वो तो बाद में आया कि वो खूब रोए बेचारे, सभी को पता है इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा रोल था। कोई गाना वैसे जस्ट फॉर आवर ऑडियंस क्या क्या रोल प्ले किया इन्फ्लुएंसर्स ने उसमें? सर ये जो सब ये तो था जो मूवी में थिएटर में देखने जा रहे थे, जो ये वीडियोस आ रही थी, कोई रो रहा है, कोई ड्रिप लग गया, कोई बेहोश हो गया, ऐसे कौन बेहोश होता है, ऐसे ये सब कहने की बात होती है। इन्फ्लुएंसर्स so वो इट वाज प्लांटेड एक्चुअली। वो ठीक है, कोई बुरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, मैं कहता हूं मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, उनको समझ आई, उन्होंने वो करा, अच्छी बात है यार। ये तो एंड दैट्स पेड ऑफ, आप भी अपना दिमाग लगाओ, मैं भी अपना दिमाग, हम भी कुछ ऐसा करते हैं ना, दैट पेड ऑफ। ठीक है, सुपर डुपर हिट हुई, 400-500 करोड़ का धंधा करा सैयारा ने मेरे ख्याल से। तो इन्फ्लुएंसर्स एक, अब बात आती है अश्लीलता वाले इन्फ्लुएंसर्स, एक बात आती है जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स। मैं अश्लीलता वालों को साइड कर रहा हूँ, उनको लात है, चलो साइड हटो, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम नंगे हो, नंगे रहोगे जिंदगी। आप बिल्कुल ठीक है ना। अब जो एक्चुअल टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो डांस करते हैं, गाना गा के कर रहा है, जो गाना गाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हमारी इंडस्ट्री का अब एक पार्ट हो गया, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं गाने को चलाने में। हमने गाना बनाया, इन्फ्लुएंसर्स को वी पे देम, दे मेक रील्स ऑन दैट सॉन्ग, प्रमोट करते हैं, दैट सॉन्ग गोज वायरल होने के बाद अगर उनको आगे काम मिल रहा है कहीं पे, हमें तो अपने शोज ही करने हैं, तो क्या बुराई है। अब मैं 50,000 का शो तो करने जाऊंगा नहीं, बट अगर एक इन्फ्लुएंसर्स मेरे किसी गाने में 50,000 रुपये लेके परफॉर्म कर रहा है, या आपके किसी गाने पे या किसी और सिंगर के गाने पे, तो सर उसका घर चल रहा है ना, चलने दो ना, हमें क्या दिक्कत है। या तो मैं 50,000 में जाना शुरू कर दूं जगह जगह, मैं 50,000 में जा नहीं सकता, मेरी फीस लाखों में है, वो बंदा अफोर्ड कर नहीं सकता, उसको 50,000 रुपये देने हैं। तो इन्फ्लुएंसर बुला के उसने अगर अपना कार्यक्रम हिट करा लिया तो उसमें क्या दिक्कत है। इन्फ्लुएंसर का पेट फिर मानते हो कि ठीक है, इन्फ्लुएंसर का पेट भी भर गया, उसका घर भी चल गया, प्रोग्राम वाले का प्रोग्राम भी हो गया, मेरा गाना बच गया वहाँ, मेरा गाना ही बच गया वहाँ पे। तो मैं इसको गलत नहीं मानता, बट सिर्फ जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, ये वाले नहीं। अब बुलाने वालों पर डिपेंड है ना कि वो किसको बुला रहे हैं। सर वो जो जिसको मर्जी बुलाए, हमें उससे मैटर नहीं करता। एक सवाल और लेते हैं, अपना तो गाना बज रहा है ना। हाँ, अपना गाना बज रहा है, अपना गाना अपना शीशे वाली चुन्नी हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं अभी आप, क्योंकि हरियाणा की एक पार्टी है जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला उसके हरियाणा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और इस बार जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के अंदर उनको सीट्स नहीं आई, तो वो जो बीजेपी के साथ मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे हरियाणा में, दे वर आउट ऑफ दैट, और अभी वो नहीं चला रहे। एज अ सिंगर या एज एन आर्टिस्ट पूछना चाहूँगा, एज एन आर्टिस्ट, कि जब व्हेन पीपल गेट टू नो, क्या होता है ना कि लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कई बार लोगों को लगता है ना कि जैसे आप मान लो किसी को बुलाओ तो पता लगता है अच्छा ये उस पार्टी से रिलेटेड है, अरे नहीं इसको नहीं बुलाना भाई। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कई जगह उसका फायदा मिला हो, अरे भाई गिरी कमन तो अपना लड़का भाई, अरे दुष्यंत जी की पार्टी बुला रहा भाई, उसी ने बुलाओ, 10 प्रोग्राम उसी से कराने हैं। और कहीं ऐसा हो कि भाई साहब अरे वो तो जेजेपी का भाई, ना सिंगर कोई और देखो भाई। तो कभी ऐसा हुआ है कि इसका कोई फायदा भी मिला हो, या ऐसा लगा हो कि नहीं साला, मतलब लोगों को पता लगता है लोग कन्नी काट जाते हैं। सर हमारे लिए बेसिकली देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे लिए वो पार्टी नहीं है, हमारे लिए वो परिवार है। बिल्कुल, मैं उस हिसाब से पूछता हूँ। ठीक है, मेरे लिए जेजेपी इज नॉट अ पार्टी फॉर मी, जेजेपी इज अ फैमिली टू मी, जिसके दुख सुख में हम हमेशा साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम यानी कुछ गिनती के लोग हैं जो हमारा परिवार है, वो हम खड़े हैं। और जहाँ तक बात है, जिसको भाई बुलाना है बुलाओ, जिसको नहीं बुलाना ना बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स टू मी। और ना उन्होंने कभी रोका कहीं जाने से। दुष्यंत जी ने और दिग्विजय जी ने कभी किसी चीज़ के लिए, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कभी भी नहीं बोला कि फलानी पार्टी के इवेंट में मत जाना, फलानी पार्टी के इवेंट में मत जाना, यहाँ मत जाना। उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं बोला। Because they respect that, you know, as an artist, they respect that also. सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, वो ठीक है, वो अलग होनी भी चाहिए उससे, प्रोफेशनल से। अगर मुझे एबीसी पार्टी कोई बुला रही है और उसी दिन जेजेपी का भी इवेंट है, तो शायद मैं जेजेपी में जाऊंगा, मैं एबीसी में नहीं जाऊंगा। That is one scenario, one of kind scenario. मैं नहीं जाऊंगा, आर्टिस्ट नहीं, बीइंग एन आर्टिस्ट में नहीं जाऊंगा। अगर एबीसी का फंक्शन है, एबीसी ने मुझे मान सम्मान से बुलाया है
और उस दिन जेजेबी का कोई इवेंट नहीं है या कोई रैली नहीं है या कुछ नहीं है या उनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई obviously, पारिवारिक फंक्शन नहीं है, तो उन्होंने कभी रोका भी नहीं। मैं बीइंग एन आर्टिस्ट मैं जा सकता हूँ, आई एम नॉट बाउंडेड, दे नेवर स्टॉप्ड मी, दे नेवर स्टॉप्ड एनी आर्टिस्ट टू गो देयर, है ना। बट वो परिवार है और वो परिवार रहेगा, मरते दम तक परिवार रहेगा। नहीं वो मैं बिल्कुल आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि यू आर एसोसिएटेड विद देम लाइक अ फैमिली मेंबर। मैं बात वो सवाल वो जानना चाह रहा था कि क्या इस बात का आपके उनके साथ जुड़े होने का आपको प्रोफेशनली शोज मिलने में, काम मिलने में कभी फायदा हुआ, या कभी आपको पता लगा कि यार वो साले या वो साले बुक करने वाले थे, उनको पता लगा ना मैं तो साले ने मना कर दिया यार। सर वो अगर 100 में से एक आता हो तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं मतलब जेलस फैक्टर तो किसी भी हो सकता है। हाँ ठीक है, फिर तो उस पर जाने का जो इतनी बारीकी और गंभीरता से सोच रहा है कि यार ये जेजेपी वालों के साथ उठता बैठता है, उनके साथ फैमिली टर्म्स है, मैं इसको अपनी शादी पे नहीं बुलाऊंगा, तो भाई ना बुलाना, तेरी शादी में आना कौन जा रहा है? कौन सा खुद ही गाने बजा। सर आर्टिस्ट की कोई जात धर्म नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। आर्टिस्ट की कोई जात धर्म नहीं होती। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिलजीत दोसांझ का एक एग्जांपल, अभी बात चल रही थी, अगर वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हमारी हिंदुस्तान की आर्मी के लिए या हमारे हिंदुस्तान के लिए उल्टा सीधा ना लिखती ना, तो वो एक्सेप्टेबल थी। मोस्ट वेलकम, आओ करो काम, बिल्कुल हम देखेंगे आपको, आपका काम सराहेंगे, बुरा लगेगा बुरा बोलेंगे, अच्छा लगेगा अच्छा बोलेंगे। और सालों से आ ही रहे हैं ना बट आ ही रहे हैं। पर अगर आप हमारी देश की मिट्टी पे आवाज उठाओगे, हमारे देश के सोल्जर्स के लिए, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारा दिल हमारी जान है, उनके लिए आप अगर गलत चीज बोलोगे तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वहीं रहो भाई तुम। बात वही है गिनती की कि वो परिवार है, वहां उस चक्कर में अगर कोई नहीं बुलाना चाहेगा ना, तो भाई तू अपने घर बैठ, तेरा जाना भी नहीं है हमने, तू क्या नहीं बुलाएगा, हम ही नहीं आएंगे, पहले हम ही नहीं आएंगे। सिंपल। भाई जो परिवार का मान नहीं कर सकता उससे रखना ही क्यों है फिर। सो इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू गिरीक भाई। मतलब मुझे लगता है कि बहुत दिल की बातें हुई, और दो तीन आने वाले टाइम में आपकी एल्बम जल्दी आएंगी। दिल की ज्यादा बातें बता दी आपने करवा दी आज मेरे से। दो तीन एल्बम जल्दी आएंगी। सर एल्बम तो तैयार है। यस, एक सवाल मेरे लास्ट सवाल रहेगा, तो तैयार है आने वाले, यस ये सवाल मेरा इंपॉर्टेंट, आई वाज अबाउट टू मिस। अभी आने वाले टाइम में गिरीक भाई की कौन सी एल्बम्स हम सुनने जा रहे हैं? कोई नया गाना जो लगता है पाइपलाइन में है? सर मैं हरियाणवी ही गाने गा रहा हूँ, पंजाबी गाने मैं अब नहीं गा रहा, मैंने पिछले 1 साल से बंद कर दिए। अब हरियाणवी गाने गा रहा हूँ। लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बिल्कुल, और मेरी उम्मीदों से बहुत बढ़ चढ़ के प्यार दिया। मैं बिकॉज आई एम नॉट हरियाणवी फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा दिल्ली बेस है, मैं बढ़िया हूँ, मोरल सब तो हरियाणवी हो गए। हाँ, तो उसके बावजूद हरियाणा में इतना प्यार मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से प्यार मिले ना, वहाँ से और प्यार लो। बिल्कुल। तो ठीक है यार, एक चैप्टर जिंदगी का क्लोज हुआ, एक चैप्टर नया शुरू हुआ, अब उस चैप्टर पे चलना है, उसी के पन्ने पलटने हैं। अब बहुत बढ़िया, एज सिंपल एज दैट। हरियाणवी गाने ही कर रहा हूँ, हरियाणा के ही गाने करूँगा, जाट भाषा भी गाने करूँगा, और बहुत जल्दी बहुत चीज़ें तैयार हैं। कोई भी कमिंग मंथ्स में कोई एल्बम आ रही हो? आ रही है सर, आ रही है। कुछ सोलो भी है, कुछ कोलैब भी हैं। ठीक है, सोलो भी है, कुछ कोलैब भी हैं। आने वाले टाइम पता लगेंगे। मेरा थोड़ा सा मिथ है, मैं बताता नहीं उससे पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बताने पे फिर आपका काम नहीं होते। फेयर इनफ। मेरे को थोड़ा सा मिथ है, मैं थोड़ा वहमी हूँ। हमारी बहुत गुड विशेस भी गिरीक भाई आपके साथ कि आप जो भी एल्बम्स करें सुपर डुपर चार्ट बस्टर जाएं, हर जगह वही गाने सुनाई दें, हरियाणा पंजाब सब जगह सुनाई दें। थैंक यू सो मच। हरियाणा में ही क्यों, हम जाएंगे पूरे देश में सुनाई दें गाने। हमारी दिल से दुआएं हैं, एंड लॉट ऑफ गुड विशेस फॉर यू, एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। मुझे लगता है दिल की बातें भी होगी, चाय भी होगी, आपकी चाय आधी रह गई, अब आपकी चाय, हमारी चाय आपके पास ड्यू है। डन सर, अगला पॉडकास्ट मैं आपका लूंगा, फिर हाँ, चाय भी लूंगा। बिल्कुल, एक वो करेंगे जी। और मेरी एक दिल की बात भी है कि आज आपने बात की तो एक दिल की बात है, ज़रूर कभी मौका बना तो एक किसी म्यूजिक एल्बम में हम भी इकट्ठे आएंगे, कभी मौका बना तो ये भी जरूर, इस चीज़ को भी जरूर पूरा करेंगे जी। बिल्कुल, मैं आपका एक बढ़िया सा रोल निकालूंगा। हाँ, किस रोल में आप शूट करोगे? हाँ बिल्कुल, तो आप रोल निकालिए जी, मेरा प्रॉमिस होगा जी। तो मैं गिरीक भाई के साथ, हम भी गिरीक भाई के साथ एक एल्बम में आएंगे जी। तो बहुत लॉट ऑफ गुड विशेस। थैंक यू सो मच गिरीक भाई, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। और मुझे लगता है बेहद दिलचस्प पॉडकास्ट रहने वाला है। सो दिस वाज गिरीक हमन इन द हाउस, एंड यू नो डू वॉच दिस पॉडकास्ट, अनवीलिंग, रिवीलिंग लॉट ऑफ फैक्ट्स, दिल से स्ट्रेट बातें जो आपके दिल तक जाएंगी, और बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आपको वाकई में ही बताएं कि यार वाकई में ही चाय के साथ दिल की बात क्या होती है। तो आज इस पॉडकास्ट को मिस मत करिएगा। डू वॉच दिस पॉडकास्ट नेक्स्ट वीक, द टीजर इज जस्ट राइट अवे। आप जब तक इस पॉडकास्ट को देखने वाले होंगे, आपके पास पहुंचेगा, आपके पास टीजर्स आ चुके होंगे, और हम उम्मीद करेंगे आप बहुत सारा प्यार देंगे इस पॉडकास्ट को। गिरीक हमन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, उनको फॉलो करिएगा,
इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर उनकी एल्बम्स को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और चाय के साथ दिल की बात में इसी तरह से आपके साथ चाय पीते पीते अपने गेस्ट के साथ आपके साथ दिल की बातें करेंगे, उनके दिल की बातें आपके दिल तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे इसी तरह से और गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में बुलाएं, उनके साथ उनकी दिल की बातें आपके साथ साझा करते रहें और इस सफ़र को, ज़िंदगी के इस सफ़र को और खूबसूरत बनाएं। प्लीज़ डू कीप वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स और सजेशन में सजेस्ट करिए हाउ वी कैन इम्प्रूव, और हम क्या और बेहतर कर सकते हैं आपके दिल को छूने के लिए। और हाँ, जाते जाते चाय ज़रूर पीजिएगा, दिल की बातें अच्छी निकलती हैं। हैव अ गुड डे। चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद PNB किचन मेट प्राइम एंड बेस्ट।